पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं। कैसे पाकिस्तानी से आपकी मुलाकात कराएंगे जो कि पाकिस्तान को खेल के मैदान में स्पेशली इन बैडमिंटन अब रिप्रेजेंट करेगा। हमें ज्वाइन किया है ऐसी स्टार ने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरुमीद है पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर महूर शहजाद। आप कहाँ जा रही हैं? टिकट कहाँ का कटा लिया? भला टोक्यो का। टोक्यो ओलंपिक्स में शिरकत का टिकट मिल गया। टोक्यो ओलंपिक्स में सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद करने के लिए पुरज़्म है महूर। इस मेगा इवेंट के लिए तैयारियां कितनी हैं? हौसला कितना बुलंद है? एक्साइटमेंट के साथ नर्वसनेस कितनी है? इस पर बात करेंगे। महूर शहजाद इज विद अस टुडे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। पहली बार हो रहा है कि बैडमिंटन के खेल में पाकिस्तानी जो है वो कोई जाएगा ओलंपिक्स में। एक्साइटेड? एक्साइटमेंट से ज़्यादा मेरे ख्याल से आई एम नर्वस, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं गोल्ड मेडल लेकर आऊँगी। लेकर आएंगी आप इंशाल्लाह? इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दूँ। ओके, ये पहली बार चूंकि हो रहा है तो आपको लगता है कि तैयारी भी ज़्यादा करनी होगी, या आपको लगता है कि जो आप क्योंकि पाकिस्तानी नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर है तो आपको लगता है कि नहीं ठीक है, तैयारी और क्या करनी है? नहीं, ऑब्वियसली ओलंपिक्स वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है, तो इसमें वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स खेल होते हैं, तो इसलिए मतलब तैयारी तो सबसे ज़्यादा चाहिए इस इवेंट के लिए। और अभी जो ये 1 मंथ रह गया ओलंपिक्स का, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपनी ट्रेनिंग को मज़ीद बढ़ाऊँ और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दूँ ओलंपिक्स में। 1 महीना रह गया, नहीं जुलाई में जाना है? डेट जुलाई में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ओलंपिक्स हैं। तो मेरे ख्याल से 17 जुलाई को जाएंगे। ओके, 17 को आप जा रहे हैं। फैमिली से और भी साथ जा रहा है सपोर्ट के लिए? नहीं, फैमिली से तो कोई नहीं, बैडमिंटन में से ही सिर्फ मैं जा रही हूँ और मेरे साथ जो हमारे सेक्रेटरी हैं ऑफ पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन मिस्टर वाजिद अली। तो घर में किसी ने कहा नहीं कि और साथ चलते हैं तुम्हारे सपोर्ट के लिए, हम आप नारे लगाएंगे? नहीं, वो लोग कह रहे हैं हम लोग आपको घर से ही सपोर्ट कर लेंगे। सपोर्ट तो पूरा पाकिस्तान करेगा। माहूर आपको सपोर्ट करता है पूरा पाकिस्तान आपको। तो माहूर हो क्या रहा है अभी? जो प्लेयर्स वहाँ पर दूसरे मुल्कों से सिलेक्ट होके आ रहे हैं, तो क्या आप उनकी वीडियोस देख रही हैं, उनके बारे में जान रही हैं, देख रही हैं, ऐसा हो रहा है? नहीं, मैंने वीडियोस देखना शुरू नहीं की, क्योंकि टोटल 41 प्लेयर्स हैं वुमेन सिंगल्स में जो खेलेंगे, तो मैं हर की तो नहीं देख सकती। तो लेकिन जब ड्रॉज आ जाएंगे और मुझे पता चलेगा कि मेरा मैच किस प्लेयर के साथ है, फिर मैं उसके मैचेस की सारी वीडियोस देखूंगी ताकि मुझे आइडिया हो कि उसके मतलब वीक पॉइंट्स कौन से हैं, और फिर मैं उसको ताकि उसी जगह पे खिलाऊँ। ओके, आपका अपना वीक पॉइंट क्या आपको मालूम है कोई? मेरा वीक पॉइंट मेरे ख्याल से डिफेंस ज़्यादा वीक है। तो इस पर काम हो रहा है? इतना अभी फ़िलहाल काम नहीं हो रहा, क्योंकि कराची में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा हुआ था। तो मैं सिर्फ जो हमारे कोच इमरान हैं उनके साथ क्रिक क्लब में ट्रेनिंग कर रही थी, तो कोई और बाकी प्लेयर्स नहीं थे जिनके साथ मैं खेल सकूं। तो इसलिए अभी मेरा यही होगा, अभी ये जो 1 मंथ रह गया उसमें या तो मैं लाहौर जाऊं या इस्लामाबाद जाऊं, जहां ताकि मुझे डिफरेंट प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिले और फिर मैं अपने डिफेंस पे भी काम करूँ। ठीक है, ये तो आप वीकनेस पर काम करेंगी। अब माहूर अपनी स्ट्रेंथ्स शेयर करें। माहूर की स्ट्रेंथ क्या है इस गेम में? अगर किसी जो पाकिस्तानी प्लेयर्स से उनसे पूछा जाए तो उनको लगता है कि मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि मेरी कोर्ट में मूवमेंट अच्छी है, मैं कोई पॉइंट नहीं छोड़ती, और प्लस मेरे अटैक्स भी अच्छे हैं, मतलब लाइंस के पास जाते हैं। ये नहीं कि मैं सेंटर में अटैक करूं, मेरे अटैक एक्यूरेट हैं और पावरफुल हैं, और ये कि मेरी कोर्ट में मूवमेंट अच्छी है। ओके, माहूर आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कितना प्राउड मोमेंट था जब मालूम हुआ कि अब वो ख्वाब पूरा होने वाला है? ज़रा हर प्लेयर का वो किसी भी खेल से ताल्लुक़ को ख्वाहिश होती है ओलंपिक्स में जाके रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान को। तो मैंने गेट टू नो कि ओके फाइन ये होने जा रहा है, तो उस वक्त क्या जज्बात थे? आज से 3-4 दिन पहले मुझे रात में जो हमारे सेक्रेटरी पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन मिस्टर वाजिद अली, उनकी कॉल आई और उन्होंने बताया कि मैं ओलंपिक्स के लिए सेलेक्ट हो गई। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जिस चीज़ के लिए 3-4 साल से मेहनत कर रहे हो और फिर जब आपको पता चले कि वो इंशाल्लाह पूरी होने जा रही है, तो बहुत ज़्यादा खुश हुई। साथ में जो हमारे मिस्टर वाजिद अली वो भी बहुत खुश थे, मतलब वो इतने ज़्यादा खुश थे कि उन्होंने कहा कि मैं आपके पेरेंट्स को खुद कॉल करके बताऊँगा। और फिर उन्होंने कॉल करके बताया, तो घर में भी सब बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो उन्होंने बताया, आपने नहीं बताया? नहीं, वो कहते उनको मेरे से ज़्यादा खुशी थी। अच्छा, और वैसे वो क्या मोमेंट था? लेट्स रिकॉल दैट कि कॉल आई है आपको, वो इमरान साहब ने, आप सेक्रेटरी, उन्हें नहीं बताया था आपको? मिस्टर वाजिद अली, वाजिद साहब ने आपको कॉल किया, उन्होंने कहा माहूर आप सिलेक्ट हो गई हैं। अब आप सुन रहे हैं ना, कॉल आ चुकी है, माहूर आप सिलेक्ट हो गए ओलंपिक्स। तो माहूर का पहला जुमला क्या था, वो रिएक्शन क्या था? मैंने कहा अच्छा वाकई में हो गई है। मैंने कहा मुझे
BWF की ईमेल भेज दें। मैंने उनसे ये कहा कि आप मुझे भेज दें, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा हो गया। तो कहने नहीं वाकई में हो गया। और फिर उसी वक्त जो है ना, फिर जितने भी रिपोर्टर्स थे उनकी कॉल आने लगे, क्योंकि POA ने, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने उसी वक्त प्रेस रिलीज़ कर दी थी। तो फिर मुझे वाकई यकीन आया। लेकिन फिर ये भी था कि कहीं ऐसा ना हो कोई और रुकावट ना आ जाए, क्योंकि अभी भी 1 मंथ रहता है और इतने मतलब कोविड की वजह से काफ़ी मसले हैं, वैक्सीन का मसला है और फिर क्वारंटीन का मसला है। तो उस वजह से भी अभी भी डर है कि ऐसा ना हो कि कहीं मेरा ओलंपिक्स मिस हो जाए। तो ओलंपिक्स के लिए क्या है, कोई स्पेशल लिस्ट आई कि ये वैक्सीन की लिस्ट है, अगर ये लगवाएंगे तो ही आएंगे आप लोग? नहीं, ऐसा उन्होंने कोई लिस्ट, वैक्सीन मैंडेटरी नहीं है। वैक्सीन मैंडेटरी नहीं, ऐसा भी उन्होंने नहीं बोला। मेरे ख्याल से ऐसा भी है कि अगर आप वहाँ पे पहुँचते तो वो आपको वैक्सीन लगवा देंगे। अदरवाइज वो क्वारंटीन पीरियड वो वाला मामला, जिस तरह वरना आपको टेस्ट करा के जाना पड़ेगा, वहाँ जाके भी टेस्ट होगा। ठीक है, वो एक शायद बायोसिक्योर बबल भी मेंटेन किया जाए वहाँ पे में भी। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि ये तो वो एक तैयारी है ना कि आप ज़रा जो वीकनेस है उस पर भी ज़रा आप काम करेंगी। वैसे तो मेरे नज़र में कोई वीकनेस नहीं है, वेरी पावरफुल माशाल्लाह, स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ को तो ज़रा आपने और पॉलिश करना ही है। लेकिन इसके अलावा होता है ना कि अच्छा इवेंट आने वाला है तो डाइट का बड़ा ख्याल रखना है, तो क्या करेंगे? मामा बहुत ज़्यादा चीज़ें देख रही हैं कि नहीं माहौर ये नहीं खाना, अच्छा ये खाना है, रेस्ट करो, दूध पियो, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। ख्याल तो मैं वैसे ही अपनी डाइट का रखती हूँ, मतलब अनहेल्दी चीज़ें नहीं खाती, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी नहीं पीती, सिर्फ संडे को आधी बॉटल पी लेती हूँ। और बाकी वो चीट डे होता है, संडे चीट डे होता है, उस वक्त संडे के दिन कुछ भी खा सकते हैं। अच्छा। और बाकी फिर यही है, मतलब बाकी मैं नॉर्मल इतनी एज सच कोई स्ट्रिक्ट डाइट नहीं फॉलो करती कि मतलब मैंने इतनी प्रोटीन्स लेनी है, इतनी कार्ब्स लेनी है। मैं वही खाती हूँ जो नॉर्मल लोग खाते हैं, और ना मैं विटामिन्स लेती हूँ। अच्छा, मैच से पहले या जब भी प्रैक्टिस करनी है उससे पहले क्या कोई होता है कि एनर्जी ड्रिंक, कोई शेक या नहीं? नहीं, मैं कोई एनर्जी ड्रिंक कुछ नहीं लेती। मेरा बिलीफ है कि मतलब इन खाने पीने से चीज़ों से ज़्यादा ना मैं दुआओं पे यकीन रखती हूँ। माशाल्लाह। तो मैं मतलब बस दुआएं, नमाज़ पढ़ रही होती हूँ। और अभी इवन जब अप्रैल से ना मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी थी, यही ओलंपिक के दुआएं चल रही थी कि अल्लाह मियां सिलेक्ट हो जाओ ओलंपिक्स के लिए। हाँ, स्पेशली मैं तहज्जुद में उठ के दुआएं कर रही थी, और मुझे लगता है दुआएं बहुत मतलब ज़रूरी होती हैं आपकी सक्सेस के लिए। बिल्कुल सही है, दवा के साथ दुआ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और साथ में मेहनत भी होती है। लेकिन ऑब्वियसली मेहनत होती है। तो अभी कोच की भी कुछ स्पेशल हिदायत आपके लिए हैं कि माहौर क्या क्या करना है आपने 17 तारीख से पहले? कोई प्लान उनके साथ भी शेयर है? नहीं, अभी तक काम करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि 5-6 दिन पहले ही उसका पता चला न्यूज़। और उसके बाद मुबारकबादों का सिलसिला चल रहा है। मुबारकबाद का सिलसिला चल रहा है, तभी इससे सही वाली ट्रेनिंग शुरू नहीं की। अभी मेरे ख्याल से 1-2 दिन में शुरू कर। ओके। और माहौर, जब ये अनाउंस हुआ, ज़रा आप खुद तो खुश हुई, फैमिली खुश हुई, और फिर रिपोर्टर्स की कॉल्स आई, लेकिन हमने देखा कि सोशल मीडिया पर, मैंने स्पेशल ऑन इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशंस आपके लिए पोस्ट लोग लगा रहे थे। तो क्या हुआ? इंस्टाग्राम पर बहुत लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, फैंस का, मैं स्पेशली क्योंकि फैंस ज़्यादा होते हैं, वो कॉन्टैक्ट करते हैं, क्या कहते हैं? मतलब सब यही कह रहे हैं कि बहुत खुशी की बात है, बहुत खुश हो रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेजेस थे। इवन मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, बैडमिंटन कम्युनिटी थे, तो सब ने यही बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया। तो इतना अच्छा रिस्पांस और इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। कोई जेलसी फैक्टर किसी की तरफ से नज़र आया? ऑब्वियसली कुछ मतलब जो फीमेल प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से जेलसी का फैक्टर। नाम लिए बगैर बता दें, किसी ने क्या कहा? तो कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने फिर कांग्रेचुलेशन का मैसेज भी नहीं दिया। अच्छा, वो खामोशी की भी अपनी एक ज़बान होती है, इसी तरह से उन्होंने इजहार कर दिया कि हम इतना खुश नहीं है। सबसे ज़्यादा सपोर्टिव आपकी फैमिली में आपके लिए कौन है? मेरे पापा, क्योंकि वो उनकी ही वजह से मैं बैडमिंटन में आई हूँ। जब मैं 12 इयर्स की थी, तो अगर वो मुझे ना खिलाते और ना बताते कभी कि बैडमिंटन क्या चीज़ है, तो मैंने ना कभी बैडमिंटन खेलना शुरू करना था, और ना फिर कभी मैं इस लेवल तक पहुँचती। तो मैं अपना जो सारा क्रेडिट है आज मैं जिस लेवल पे हूँ, मैं उसको मैं अपने पापा को देती हूँ। और पापा मेरे कोच भी हैं, वो मुझे गाइड भी करते हैं। अभी भी हम लोग मतलब जब मैं छोटी थी तो वो मेरे इंटरनेशनल टूर्स पे मेरे साथ होते थे, और अभी भी जैसे कोई मैचेस मैं खेल कर आती तो हम लोग साथ वीडियोस देखते हैं और साथ देखते हैं कि हम लोगों ने किस तरह से अपनी ट्रेनिंग को इम्प्रूव करना है। तो वो सारे बच्चों में बड़ा फोकस्ड है, सिर्फ आप पे नहीं? हाँ, सब बच्चों पे फोकस्ड है। मेरी छोटी बहन है तो वेट लिफ्ट है, तो उसके लिए भी मतलब उसी तरह उसको भी ऐसे ही सपोर्ट करते हैं जैसे मुझे सपोर्ट करते हैं। छोटी बहन की भी कोई कोशिश रही है ओलंपिक्स में जाने की, और उससे मुताल्लिक भी कोई खबर आ रही है कि नहीं? नहीं, ऐसा कि उसने पहले वेट लिफ्टिंग में थी, फिर वेट लिफ्टिंग छोड़ के वो पावर लिफ्टिंग में चली गई। अब जैसे उसको पता चला कि मैं ओलंपिक्स में सेलेक्ट हो गई हूँ, तो क्योंकि पावर लिफ्टिंग एक नॉन ओलंपिक स्पोर्ट है, तो अब वो कहती है अब मैं वेट लिफ्टिंग करूँगी, मैंने भी ओलंपिक्स में जाना है। अच्छा, ठीक है ना, बहन के ज़रिए उससे एटलीस्ट मोटिवेशन तो मिल रही है कि अच्छा नहीं ये जा रही है ओलंपिक्स, अब मैं भी जाऊँगी। तो बहनों का घर में किसी स्पोर्ट में मुकाबला भी होता है?
बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा मतलब हेल्दी कंपटीशन भी है, तो वो यही होता है कि कौन मेडल लेकर आ रहा है, क्या आ रहा है, इसको ये हो रहा है, मतलब इसके फॉलोअर्स, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि फॉलोअर्स पे भी बात हो रही होती है, ये देखें इसके इतने फॉलोअर्स हो गए, ये ऐसे हो रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा ना वो नोट करती। खैर मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ती, लेकिन मेरी छोटी बहन मुझसे काफ़ी ज़्यादा। हम बात करें जी राबिया की, और हैम्पशायर में वो अवार्ड जीत के आई थी और यंगेस्ट वेट लिफ्टर मेडल जीत के आई थी, और ज़ाहिर है अब वो दोबारा से वेट लिफ्टिंग की तरफ आएंगी। अगर ओलंपिक्स में जा सकेंगे, पावर लिफ्टिंग वो ओलंपिक्स में ज़ाहिर है नॉन ओलंपिक वो गेम है। एंड लास्टली कितनी पुरुमीद आप खुद हैं और क्या कहना चाहेंगी अपने सपोर्ट करने वालों को कि डोंट वरी, जा रही हूँ, मेडल जीत के आऊँगी? मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दूँ इंशाल्लाह और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। थैंक यू सो मच माहूर, इट वाज नाइस हैविंग यू, और ऑल द बेस्ट फ्रॉम टीम नया दिन एंड समा टीवी। आप जाएं और गोल्ड मेडल जीत कर बड़ा अच्छा टाइम गुजार के हैं वहाँ पर। थैंक यू जी। और उसके बाद आपकी बहन भी जाएं, हम उनके लिए भी दुआ को हैं, और आपके वालिद को भी हमारी तरफ से सलाम, क्योंकि जो स्पेशली हमारी जो लड़कियाँ हैं जब ये आगे बढ़ती हैं ना, इनके पीछे ये बाप भाई, इनका बड़ा अहम किरदार होता है, इनकी सपोर्ट होती है ऑफ कोर्स माशरे की भी। थैंक यू जी। बढ़ते हैं आगे। अब ज़रा हम बात करते हैं सयाहत की, बात करते हैं फ़ैशन की। आप कहेंगे सयाहत फ़ैशन, ही मैं दो अलग अलग चीज़ों की बात एक साथ कैसे कर रहा हूँ? तो सयाहत की बात हो और फ़ैशन के साथ हो, ये बड़ा मुनफरद सा एक आइडिया किसको आया? ये आया फवाद चौधरी साहब की अहलिया हिबा फवाद को, और सियाहती मकामात के ज़रिए और फ़ैशन के ज़रिए सियाहती मकामात से मुतालिक बात करना, ये जो आइडिया उनको आया, उन्होंने डिस्कस किया फवाद चौधरी साहब से। उन्होंने कहा कि बड़ा ज़बरदस्त आइडिया, ब्रिलियंट आइडिया, उन्होंने सपोर्ट किया, और अब हम देख रहे हैं कि उन्होंने एक ब्रांड लॉन्च किया है अपनी बेटी के नाम पे। निसा, उनकी बड़ी प्यारी सी 4 साल की बेटी, उनके नाम पे ये ब्रांड लॉन्च किया गया है। इसकी एक तकरीब भी, और अभी चूँकि आप तस्वीर महविश हयात की देख रहे हैं, तो महविश हयात जो है वो ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे उनके साथ हैं। पाकिस्तान का बेहतर इमेज दिखाने की कोशिश है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब की अहलिया हिबा फवाद लॉन ब्रांड के ज़रिए सयाहत के फ़रोग़ के लिए वो कोशा हैं। वो चाहती हैं कि टूरिज़म और फ़ैशन को मिलाकर काम किया जाए। इस बेहतरीन काम और फ़ैशन इंडस्ट्री में जगह बनाने से मुताल्लिक़ आज हम बात करेंगे। हिबा फवाद ने हमें ज्वाइन किया। हिबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ा ज़बरदस्त आपका ये आइडिया, थोड़ा सा प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ये आपका अपना आइडिया था या कि फवाद चौधरी साहब ने भी थोड़ा सा इससे मुतालिक कभी बात की थी? बिकॉज़ ज़रा उनके पास बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं और आई एम श्योर वो देते होंगे आपको भी। नहीं, ये हमारा जब हमने अपनी कैंपेन डिज़ाइन की थी तो उसमें ये आइडिया मुझे आया कि क्यों ना हम फैशन को टूरिज़म के साथ इंटीग्रेट करके उसको हम रिफ्लेक्ट करें, क्योंकि हमारा पाकिस्तान बहुत एक खूबसूरत मुल्क है और बहुत सी यहाँ पे हिडन ब्यूटी है जो कि अभी तक अनटैप्ड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से बड़े ब्रांड ने वहाँ जाके लोकेशंस पे शूट किया, लेकिन उसको उस तरीके से वो नहीं दिखा सके, लेकिन उसको एक क्राफ्टमैनशिप की शक्ल दी इन्होंने। अब हमारी कोशिश यही है कि हम इसको फैशन के साथ हम टूरिज़म को प्रमोट करें और अपने पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात को हम लोगों को दिखाएं। अच्छा, तो हिबा क्या होगा उस फैब्रिक पर कलर के ज़रिए, उस पर काम के ज़रिए आप लोग इस कल्चर को, इन डेस्टिनेशंस को डिपिक्ट करेंगे, या कि अपने इन मलबूसात को लेकर उन लोकेशंस पर जाएंगे और वहाँ पर शूट करेंगे और उसके ज़रिए बताएंगे? हमारा जो मूड पैलेट है वो हमने क्योंकि हमारा शूट जो है, मैं आपको पहले बता दूं, हमने गिलगित में रखा है। और क्योंकि वहाँ पे आजकल टूरिज़्म को बहुत प्रमोट किया जा रहा है और हमारा शूट जो है वो सिकरदू में है, तो हमारा जितना भी मूड बोर्ड है वो सारा का सारा उनके कलर्स, लैंडस्केप को मद्देनज़र रखते हुए हमने उसको डिज़ाइन किया है। और हमारे जितने भी टेक्निक्स हैं, पैटर्न्स हैं, डिज़ाइंस हैं, वो हमारी पूरी कोशिश है कि हम उसका एक मिक्सचर को बना के फिर हम उसको अपनी रिफ्लेक्ट करेगा वो हमारी डिज़ाइनिंग में। अच्छा, तो हिबा, जब हम पाकिस्तान के टूरिज़म डेस्टिनेशंस की बात करते हैं तो ज़ाहिर है हम लोग बार बार ये बात करते हैं कि इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं वो पाकिस्तान आए, हम उन्हें वेलकम करना चाहते हैं और पाकिस्तान की ऐसी खूबसूरत जगह हैं जहाँ पर उनको आना चाहिए। तो आपके इस ब्रांड के ज़रिए, आपकी इस कोशिश के ज़रिए ये कैसे मुमकिन होगा? क्या इंटरनेशनली भी आप इसको लेकर जा रहे हैं?
हमारी कोशिश ये है कि हम इंटरनेशनल मीडिया को भी वहाँ पे भी किसी तरीके से हम हाईलाइट करें, लेकिन अभी तो हम क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ही बहुत से लोगों की अप्रोच नहीं है, तो पहले तो हम पाकिस्तान में हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने टूरिज़्म को प्रमोट करें, क्योंकि पहले पाकिस्तान है। और इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि हमारी टीम ने भी इसको बहुत इनकरेज किया जब हम कैंपेन एडवर्टाइज कर रहे थे कि टूरिज़्म हमें शूट पहले पाकिस्तान में करना चाहिए, फिर हम इसको फेज़ वाइज अगर हमारा हुआ आगे कैंपेन विंटर की तो वील टेक इट टू इंटरनेशनल लेवल आल्सो, बट फिलहाल वी आर शूटिंग एंड इन पाकिस्तान। ठीक है, इस सब में फवाद चौधरी साहब की सपोर्ट कितनी रही, कहाँ कहाँ पर रही? मोरली बहुत सपोर्ट रही है, क्योंकि वो खुद एक मसरूफ़ आदमी है, तो मोरली उनकी मुझे बहुत सपोर्ट रही है, लेकिन वैसे सब चीज़ों में बैकअप करते रहते हैं। ओके, और जब नाम रखना था अपने बेटी के नाम पर ये रखा, तो और कोई नाम भी था? पहले ये तो नहीं सोचा कि चलो अपने नाम से स्टार्ट करते हैं, या पहले से सोच लिया था कि जब भी करना है बेटी के नाम से करना है? नहीं, बस बेटी का ही आया था आइडिया सबसे पहले कि उसी के नाम पे शुरू करते हैं, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इज़ वेरी काइंड, हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है सबकी तरफ से, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि हमें इसी तरीके से आएगा। ठीक है, और जो आपने जो लॉन्चिंग सेरेमनी हुई, ज़रा उससे मुताल्लिक़ भी बताएं कि MOU साइन हुआ आपका इत्तेहाद के साथ, राइट? तो इत्तेहाद के अलावा भी बात चल रही है किसी और के साथ भी, या कि इत्तेहाद के साथ ही आप आगे चलेंगी? नहीं, अब जब इन्होंने हमारी कैंपेन देखी कि हम पाकिस्तान के टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं फैशन के साथ, तो एवरीबडी लव द आइडिया। तो हमें बहुत से और जो हैं ग्रुप्स उन्होंने भी अप्रोच की है, लेकिन अभी फ़िलहाल वी आर वर्किंग विद दिस ऑर्गेनाइजेशन जिसका आपने नाम लिया है, तो उसके बाद फिर हम क्या नाम है देखें इंशाल्लाह। अभी तो फ़िलहाल इन्हीं के साथ हमारी कैंपेन और हमारा आगाज़ है। ठीक है, और महविश हयात ने आपको ज्वाइन किया, वो है फेस इस ब्रांड का, तो थोड़ा सा बताएं कि महविश हयात ही क्यों, और क्या महविश हयात के अलावा निसा हुसैन लॉन 21। यस, निसा हुसैन लॉन 21 के लिए, तो महविश हयात ही क्यों, या महविश हयात ही एक ऑप्शन थी? नहीं, महविश हयात देखें हमारा एक शी इज़ अ सुपरस्टार, और हमारा एक इंटरनेशनली उनकी रिकग्नाइजेशन है, तो हम उसको उन्हीं से हमने बात की, और जब हमने उन्हें आइडिया दिया कि हम फैशन को टूरिज़्म के साथ पाकिस्तान की टूरिज़्म को स्पेशली प्रमोट करना चाहते हैं, तो उन्होंने आई थिंक कोई सेकंड थॉट नहीं दी, एंड शी वाज वेरी काइंड टू बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ निसा हुसैन लॉन। तो उनको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके से हम इंटरनेशनली भी हमारा और ग्लोबली भी हमारा इमेज पाकिस्तान का बहुत बेहतर हो सकता है। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में फ़ैशन के ज़रिए हम टूरिस्ट आएँ और विज़िट करें हमारे मुल्क को। और अभी कुछ टाइम पहले टर्की का विज़िट था आपकी फैमिली का, कुर्लुस उस्मान से भी मुलाकात, कुछ तस्वीरें भी हमने देखी, तो क्या ऐसा भी कोई ख्याल आया कि टर्किश एक्टर्स की फॉलोइंग बहुत बढ़ चुकी है, तो उनके साथ भी कोई कोलैबोरेशन किया जाए? अभी तक तो ऐसा कोई आइडिया नहीं था, बिकॉज मेरी तो कोशिश यही होती है कि हम अपने पाकिस्तान के टैलेंट को प्रमोट करें, और पाकिस्तान में जितना टैलेंट है तो क्यों ना हम पहले उनको प्रमोट करें। तो आई थिंक दैट वाज अ गुड चॉइस महविश हयात। नो डाउट, ब्रिलियंट चॉइस आई मस्ट से, बहुत ही ज़बरदस्त है महविश हयात। अब मुझे बताएं कि आपने ये तो कहा कि ज़रा मॉरल सपोर्ट रही फवाद चौधरी साहब की, और हर लेवल पर वो बड़े सपोर्टिव रहे। ऐसा होता है कि आपकी डिज़ाइनिंग में, आपके इस काम में फवाद चौधरी साहब की भी कोई हमें चॉइस नज़र आए, उनका फेवरेट कलर, किसी तरह का अगर उन्हें कोई ड्रेस पसंद है, वो ऐसा नज़र आता है या नहीं? नॉट रियली, वो बहुत नॉट रियली, वो एक आपको पता है उनका डोमेन जो है वो पॉलिटिक्स है, तो वो बेहतर है हम उनको पॉलिटिक्स से ही पहचाने, और वो वहीं अच्छे लगते हैं। नहीं, वैसे फेवरेट कलर क्या है? ऐसा होता है फवाद चौधरी साहब ने आपको कहा ये मेरा फेवरेट कलर है, तो आज ड्रेस यही पहनो, या शॉपिंग करने जाना आपके मुझे रेड लेना, तो वो कहें नहीं ये वाला कलर लेना है, ऐसा होता है? नहीं, हाँ जी, बात होती है, लेकिन कोई सच कोई वो नहीं होता कुछ।
या इसके ऑपोजिट होता है कि वो कुछ लेना चाह रहा हूँ, आपके नो फवाद, मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, मैं बताऊँगी कौन सा कलर आपको लेना है, ऐसे होता है? नहीं, ही इज़ वेरी काइंड इनफ, इतना नहीं होता, मसला नहीं बनता इतना। ठीक है, डिस्कशन से हो जाता है। ठीक है जी, और ये तो हो गई समर के आपकी इस कैंपेन से, और समर ज़ाहिर लॉन की हम बात करते। व्हाट्स नेक्स्ट? विंटर पे भी काम हो रहा है? मैं आपके प्लेटफॉर्म पे यही प्लीज़ बस मैं आपके प्लेटफॉर्म पे यही बताना चाहती हूँ कि 3 जुलाई को इंशाल्लाह हमारी लॉन्च हो जाएगी, और हमारी जो लॉन है निसा हुसैन की वो सारे इत्तेहाद स्टोर्स पे और हमारी वेबसाइट www.nisahusain पे लॉन्च हो जाएगी। तो आप लोग ई-कॉमर्स के थ्रू भी इसको शॉपिंग कर सकते हैं। ओवरसीज़ भी हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो भी आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। तो इन्जॉय, हैप्पी समर्स एंड हैप्पी शॉपिंग। ठीक है, एक ब्रांड अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ और एक छोटी सी चीज़ से ना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। मैं उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, तो मैं से पूछना ही चाह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी ब्रांड आपके इस लॉन्च से मुतालिक हम कुछ देखेंगे, ओ इतना महंगा लॉन का जोड़ा दे दिया फवाद चौधरी साहब की बेगम ने, इतनी महंगी लॉन? नहीं, लेकिन देखें, बात ये होती है कि आप जब डिज़ाइन करते हैं चीज़ों को तो उसमें आप मद्देनज़र बहुत सी चीज़ें रखते हैं कि कौन सा फैब्रिक आप यूज़ कर रहे हैं, क्या कॉस्टिंग आ रही है। तो ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे कि हम कोई पुअर क्वालिटी दें आपको और हम चार्ज आपको उसका डबल करें। तो आप फैब्रिक देखें, आप उसकी हर चीज़ देखें, क्वालिटी की बेस के ऊपर कॉस्टिंग रखी जाती है। और ज़ाहिर आइडिया के भी पैसे होते हैं। लग्जरी लॉन, तो सबको ही पता है कि लग्जरी लॉन जो है उसकी क्या। ठीक है जी। ठीक है। थैंक यू सो मच। साथ मौजूद थी हिबा आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रही थी। नो डाउट बहुत अच्छे आइडिया के साथ आई हैं ये, और उसको आप एग्जीक्यूट कर रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है टूरिज़म इस पर बहुत ज़्यादा काम की गुंजाइश है और अब फैशन इंडस्ट्री के ज़रिए इस पर काम हो रहा है। चलिए जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, तो ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि जोज़ो मिला या नहीं, जोज़ो भला कौन, बड़ा प्यारा सा पपी और ये गुम गया था, इससे मुतालिक हमने एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी, करेंगे इससे मुतालिक बात लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। याद होगा आपको गुज़श्ता हफ्ते एक ऐसी फैमिली की कहानी हमने आपको सुनाई थी और दिखाई थी जो अपने पालतू कुत्ते के गुम हो जाने पर सिर्फ परेशान नहीं बल्कि रोते थे, खाना नहीं खा रहे थे। गुलिस्तान जौहर की रिहायशी खातून, इनका पालतू कुत्ता जोज़ो, इसकी याद बहुत सता रही थी। जोज़ो चोरी हो गया था, घर के अफराद एक दूसरे से छुप छुप कर रो रहे थे, सबको इस जोज़ो से प्यार जो बहुत था। जोज़ो कहाँ गया था? जोज़ो मिल गया। ये बड़ी अच्छी खबर आपको हम सुना रहे हैं कि जोज़ो मिल गया, लेकिन जोज़ो की क्या इंपॉर्टेंस है इस फैमिली के लिए और गुम जाने के बाद क्या हालत थी पूरी फैमिली की। जमजम सईद की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के इस घर में सोग की कैफियत है, और इसकी वजह यह है कि इस घर के फर्द जैसे और सबके चहीते कुत्ते, घर के अफराद एक दूसरे से छुप छुप कर रो रहे हैं। खाना भी किसी के हलक से नहीं उतर रहा। मुझे इतनी टेंशन है, इतनी परेशानी है, मुझसे बोला भी नहीं जाता अभी, और दिन रात बस नजरों के सामने जोज़ो के इस तरह जाने के बाद से इसकी नैना भी परेशान है और जोज़ो के बच्चे भी। इसीलिए तमाम घर वाले जोज़ो के बच्चों को उठाए फिर रहे हैं। जोज़ो को अपनी औलाद की तरह पालने वाली नूर जहां लाशारी कहती है कि वारदात वाले दिन जोज़ो घर से बाहर जाना ही नहीं चाह रहा था। मोटरसाइकिल वाले लेके गए थे, 3 आदमी थे, लड़के और एक लड़की भी थी, वो लेके भाग गए। 30,000 देंगे अगर कोई, हमें बस जोज़ो ही चाहिए, बस और कुछ नहीं, बस पैसे बाढ़ में जाए, हमें जोज़ो चाहिए। जोज़ो के मालकान के असर रसूख का असर है या इनाम की लालच? बड़ी बड़ी वारदातों पर टस से मस ना होने वाली पुलिस भी जोज़ो की तलाश में निकल पड़ी है। ये एक व्हाट्सएप चला था कि कुत्ता जो है वो चोरी हुआ है गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 से, तो हम घर वालों से मिले, उन लोगों ने बताया कि हमारा हुआ, तो इंशाअल्लाह ताला कुत्ता भी तलाश करते हैं। नूरजहां लाशारी के खानदान के साथ नैना और इसके बच्चों की जिंदगी भी जोज़ो की वापसी के बगैर मामूल पर आती नजर नहीं आ रही। नैना के नैना और उनके बच्चे जोज़ो को ढूंढ रहे हैं, मगर अब तक इस केस में कोई पेशरफ्त नहीं हुई।
कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। जोजो इज हेयर, जोजो मिल गया है। जोजो आ जा इधर। जोजो का जो फेवरेट टॉय है ना, वो जब नीचे गिर जाता है जोजो उसको लेने जाता है। तो ठीक है जी, जोजो मिल चुका है, ये बड़ी अच्छी खबर आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं। जोजो कम बैक, कम अप। अच्छा, जोजो अपना टॉय लेकर आएगा, ठीक है। जोजो का फेवरेट टॉय था ये। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है जी। तो ये जोजो बड़ी मुश्किल से मिला है, और जब जोजो मिला तो उसके जो चाहने वाले थे वो बड़ा खुश हो गए, उनके चेहरे खिल उठे। तो आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, जोजो ने तो किया ही है, नूर जहां लाशारी साहिबा ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, मुबारक हो बहुत बहुत कि ये जोजो आपको मिल गया। ये वापस आपके पास भेजना। जोजो आ जाओ, थैंक यू बेटा। आ जाओ जोजो। चलो ठीक है जी, ये मुझे बताएं कि जोजो गुम जो हुआ उसके बाद कितने दिन बाद मिला और कैसे मिला, ये जरा कहानी हमें सुनाएं। बेटा ये जब गुम हुआ था ना, 10 दिन के बाद हमें मिला ये। 10 दिन बाद। 10 दिन में तो हमने देखा कि रो रो के आपने बुरा हाल कर लिया। हाँ। खाना पीना आपने छोड़ दिया, घर वाले एक दूसरे से छुप छुप कर रो रहे थे क्योंकि सबको जोजो से प्यार बहुत था। फ्राइडे को गुम हुआ था, 28 तारीख को। 28 को, हाँ। तो फिर ये संडे को यहाँ इस तरह मिला दूसरे। अच्छा, अब सुनाए कहानी, मिला कैसे? अच्छा, ये खोया किसी को नहीं वो तो हमने देखे, रिपोर्ट में भी दिखाया, अच्छा, सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई। ये मेरे बेटे का, मेरे गाड़ी खराब हो गई थी, वो बनाने गया था। अच्छा। वहाँ बनवाने शोरूम पे, तो वहाँ पर वो सबको यही बता रहा था कि मेरी अम्मी छुप छुप के रोती है हम लोगों से, और जो उसको इतना याद आता है, अभी पता नहीं क्या हो रहा है। तो उन लोगों ने कहा तस्वीर दिखाओ। फिर वहाँ पर एक लड़का खड़ा था, शोरूम पे काम कर रहा था। तो उसने जब तस्वीर देखी तो उसने कहा मैंने 1 हफ्ता पहले ना इसको मैंने देखा है गुलिस्तान जौहर के वहाँ भिटायाबाद की तरफ। अच्छा। यहाँ दरवाजे के बाहर से। तो मेरे बेटे ने कहा आप हमें बताओ कौन सा घर है, हम आपको पैसे देंगे जो रखिए इसके लिए। फिर उसने कहा मैं आपको घर दिखाऊंगा, फिर मैं चला जाऊँगा। तो मेरा बेटा अपने दोस्तों को लेके 2 गाड़ियाँ भर के वहाँ पर गया। फिर दरवाज़ा खटखटाया उनका, तो उनकी वाइफ थी, वो बाहर निकली, ऐसे कह रही थी। मेरे बेटे ने कहा आपके यहाँ से काम है, मैं उसका दोस्त हूँ। उसने कहा नहीं वो नहीं, उसका एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम लोग हॉस्पिटल गया है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं इधर ही खड़ा हूँ, मैं इसको मुझे मिलना है। फिर वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। फिर 5 मिनट भी नहीं गुजरे, मेरा बेटा थोड़ा साइड पर हो गया, तो वही आदमी आ गया जो जोजो को ले गया था। सही सही। तो अपने बच्चे के साथ फिर मेरे बेटे ने कहा कि हम लोग ये इस तरह के, वैसे पुलिस वाले हम लोग, और ऐसे सादे लिबास में आए और अब ये इसको निकालो, तस्वीर दिखाई आपके घर पे है। अच्छा। तो वो पता नहीं उसको क्या हो गया कि बस पकड़ के ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, बस पाँव पे पड़ गया मेरे बेटे के, भाई गलती हो गई, मेरी बेटी को पसंद आ गया था इसलिए हम लोग लेके गए, और मीडिया पे बात आ गई ना तो हम उसको बाहर में निकाल रहे थे। तो फिर मेरे बेटे ने कहा कोई बात नहीं, हमें बस जोजो दे दे। फिर उसने ज़ोरी ज़बरदस्ती उसकी बीवी और वो कि आप हमारा घर चलो, हमारा घर तो देखो। तो उसका जैसे अल्टो बेटा गाड़ी होती ना, इतना ही बस वो 4 पाई रखी हुई थी, और 10-12 बच्चे नीचे ऊपर नंगे, पता नहीं किस तरह के, वो गरीब लोग थे, बहुत गरीब थे। और इतनी सी खिड़की थी, उसमें इसको छुपा के रखा था। और ये एसी के बगैर रखता भी नहीं है, और 24 घंटे में 2 चिकन की वो खाता है पीस। अच्छा। वो भी मैं उसके पीछे पीछे भागती हूँ, और यही सोचती थी पता नहीं इसको दिया होगा नहीं दिया होगा। जैसे माएँ बच्चों के पीछे भागते हैं, खा ले खा ले खा ले। 3 दिन तो बिल्कुल, जब मैं खाना खाती थी ना, बस यहाँ तक आता था वाला, कहती थी पता नहीं मेरे जोजो ने कुछ खाया, फिर मैं रो रो के अपने कमरे में चली जाती थी। अब मुझे बताएं, जब फिर बेटा जोजो लेकर आया तो क्या जब लेने जा रहा था तो बताया था कि कुछ भी नहीं बेटा, वो तो गाड़ी बनवाने गया था। ऐसे आ गया शाम को, कर अम्मी आओ इधर आओ। तो मैंने कहा क्या है क्या, मैं किचन में थी, ऐसे ही खड़ी थी, वैसे टेंशन में, परेशान में, सर चकराता था, और कोई किससे बात भी नहीं करता था, जैसे दुनिया एक जगह बस थम गई हो 10 दिन। अच्छा। कोई काम नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता, बस खाना दोपहर का ही बनाती थी, वो पता नहीं किस तरह बनाती थी। और मीडिया पे स्पेशली समा पे जब ये उन लोगों ने बहुत अच्छी कवरेज की जी। हाँ। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि ख़ानदान से, जानने वालों से फ़ोन आए हों कि बहुत परेशान है आप, होता है बहुत सब बच्चे परेशान, महल्ले वाले परेशान, सब परेशान थे। तो जब मैंने इसको देखा ना, मेरे बेटे ने कहा अम्मी जोजो आया। मैंने कहा कहाँ, पागल हो, झूठ क्यों बोल रहे हो? अच्छा, वैसे मैं मर रही हूँ। नहीं, वो सामने था बिल्कुल, फिर भी यकीन नहीं आ रहा था कि इतना मेला गंदा, पता नहीं क्या था, बिल्कुल काला। फिर आपने फौरन से कहा चल भाई बात हो टाइम। नहीं, हाँ, फिर इसको मैंने न लाया। पहले प्यार किया, मुझे पहचान भी नहीं रहा था। पहचान नहीं रहा था? नहीं, मैंने कहा रो रो के हम लोग मर गए और तुम पहचान। इतनी मेहनत की, इतना खिलाया पिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया, जवान किया, पहचानता ही नहीं है। अब पहचान गया ना, साथ आराम से। बस इसी तरह घर पे भी इसी तरह होता है। अच्छा, तो ये वाहिद आपका पेट है या इसके अलावा भी है?
ये लाए थे, फिर ये दिन रात रोता रहता था। फिर अच्छा। मेरी बेटों ने कहा कि इसकी ना वाइफ लेके आए, फिर फीमेल शादी की आपने इसकी? फीमेल वहाँ से फिर लाहौर से हमने मंगवाई, वो भी सिट्जू की। लाहौर से ब्याह के लाए आप जी। इसकी दुल्हन? जी, वहाँ से मंगवाई थी। फिर इनके 3 बच्चे भी हुए। अच्छा, तो अभी इस घर में ये 5 हैं? जी जी। तो इसका मतलब है एक गुम गया, 4 तो थे, फिर भी रो रही नहीं, लेकिन ये बहुत पागल सा है ना। और इसके बच्चे बिल्कुल इसी तरह है, सारे एक जैसे ही हैं। मेरी बेटियां कहती थी अम्मी वो चला गया तो 3 आपको देके गया ना, तो मैंने कहा ये मैं क्या करूं, मुझे अपना ही चाहिए पागल वाला। ये पागल वाला चाहिए था आपको जो मस्तियां बहुत करता है। अच्छा, जोजो को आपने बताया कि 2 चिकन की बोटियां खाता है। जोजो को और क्या पसंद है खाने पीने में? बस बेटा और कुछ भी नहीं खाता, बस वही चिकन खाता है। अच्छा, ये बताएं बहुत कि कोशिश की लेकिन नहीं खा रहा कुछ भी। सही है। ये जो पालतू जानवर होते हैं, ये पालतू जानवर से मालिक का प्यार, ये दोस्ती, ये मोहब्बत, इससे आपकी अपनी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीली होती है, क्या बदलाव होता है? ये ना बच्चे बड़े हैं मेरे माशाल्लाह से। सुबह कोई किधर जाता है, कोई किधर जाता है। अच्छा। फिर ये मैं इससे बातें करती थी ना, पहले तो मुझे पसंद नहीं था कि घर में जानवर। अच्छा। कौन, इस 24 घंटे इनको देखना पड़ता है, 24 घंटे। तो अब तो 5 हो गए माशाल्लाह से। तो फिर ना मैंने बच्चों को, बेटे को कहा मुझे नहीं चाहिए। वो खुद लेने आए थे अपने लिए, लेकिन कोई संभालता नहीं, मैं ही संभालती हूँ। अच्छा। तो फिर मैं इनसे बातें करती थी, ये बच्चे इनके खेलते हैं, उनको देखती रहती हूँ। जैसे अपने जैसे घर के फर्द हो ना बच्चे, इसी तरह मुझे ये बच्चे लगते हैं। तो घर में सबसे ज़्यादा प्यार आपको किससे है? सबसे। नहीं, कोई एक। सबसे ज़्यादा प्यार घर में किससे है आपको? अब तो इससे हो गया। अच्छा, एक बेटा आपका और बेटियां? 6 बेटे। 6 बेटियां हैं और एक बेटा है, लेकिन प्यार सबसे ज्यादा आपको जोजो से है। हाँ, वो तो बस बड़े हैं ना, वो मुझे संभालते हैं। अच्छा। और मैं इसको, इन लोगों को संभालती हूँ। ये जानवर हैं ना बेचारे, वो तो मुझे संभालते हैं। अच्छा, आपका एक गिला भी है ना कि वो बाहर चले जाते हैं, वो घूमते फिरते रहते हैं। तो मैं इनसे बातें करती रहती माँ हूँ। को टाइम नहीं देते? नहीं, टाइम देते हैं। अच्छा। लेकिन अपने काम से जाते हैं ना इधर उधर। सही। हाँ, बेटियाँ भी 3 की तो शादी हो गई माशाल्लाह। तो अब नवासियों वाली हैं? जी जी। वो भी इनसे प्यार इसी तरह से करते हैं? अच्छा। वाले वाले सब रिश्तेदार। कभी कहीं जाना? लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। अच्छा। और हर वक्त लड़ाई होती है हम दोनों की। वो कहते हैं निकालो इनको बाहर। तो फिर ये, खैर वो सही कहते हैं ना, घर में चलती औरत की है यही बात है, चलती आपकी है। मैंने कहा मैं निकल जाऊंगी, इसको नहीं निकालूंगी। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है, तू भी रहते हैं, भी रखने हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, कहीं जाती हैं जब फैमिली में कहीं पर, मोहल्ले में कहीं पर, दोस्त किसी के घर अगर जाएं तो क्या इसको साथ ही लेकर जाती हैं? आजकल तो कोरोना की वजह से कहीं जाते भी नहीं है। और अपना फार्म हाउस है, वहाँ पर जाते हैं, इनको ले जाते हैं। अच्छा, लेकिन अदरवाइज कहीं शॉपिंग करने जाएं तो क्या जोजो साथ जाता है? कभी कभी ले जाते हैं, सब इनको प्यार करते हैं। अच्छा, जोजो की सबसे ये अभी मैं गई थी ना वहाँ लकी वन में गई थी, तो निशात वालों की दुकान पे लड़के वहाँ के 2 आ गए और मुझे मास्क पहना हुआ था। अच्छा। 1 हफ्ता पहले तो कह रहे आंटी आपको जोजो मिल गया। मैंने कहा बेटा आप लोगों ने कैसे पहचाना मेरा जोजो खोया हुआ है? वो बच्चा लेके गई, अम्मी आप मायूस रहती हो ना, चलो आपको घुमाने चलते हैं। तो फिर उसने कहा कल मीडिया पे आया था, समा पे इतनी बड़ी रिपोर्ट आई थी और आप आती हैं बच्चों के साथ, हम पहचानते हैं। तो आंटी को पहचान लिया? और बाजार में भी परसों गई थी, सब ने पूछ रहे थे कि वो जोजो मिल गया, हम देखा था आप लोग। अब आप जहाँ भी जाएंगे लोग मुबारकबाद देंगे। पहले अफसोस की कॉल्स आ रही थी, पहले वो कॉल करके कह रहे थे कि कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, जोजो मिल जाएगा, लेकिन अब चूंकि जोजो मिल चुका है बहुत इतनी खुशी हो रही है, जैसे हर दिन जैसे ईद का दिन लगता है। और और इनको देख देख के मैं पता नहीं इतना खुश होती हूँ। अल्लाह ने इतने अच्छे प्यारे प्यारे जानवर पैदा किए। क्या बात है। ये जोजो वैसे कहाँ से आया था? ये मेरे बेटे का दोस्त था, उसने कहा था कि मेरी अम्मी को इस्तेमा है, वैसे मुझे भी इस्तेमा है। अच्छा। तो डॉक्टर ने कहा इसको निकालो, तो आप इसे रख दो। सही है, आजकल की दोस्ती देखो क्या है। तो फिर ये मैंने कहा मैं खुद बीमार हूँ, मैं कैसे इसको संभालूंगी? तो उसने नहीं अम्मी इतना अच्छा है, बस ऊपर छत पे बैठा रहेगा, नीचे आएगा भी नहीं। सही। और ऊपर तो गया भी नहीं अभी तक, 2 साल हुए इसको। नीचे से ऊपर ही नहीं गया। तो फिर ना 15-20 दिन हमने रखा। जब सबका दिल इस पे आ गया ना, तो उसके दोस्त ने कहा हमें पैसे दो, 60,000 दो, नहीं तो जोजो वापस करो। तो बेटा सब रोने लगी, हम नहीं वापस करेंगे, नहीं वापस। मैंने बेटे को डांटा, किस तरह की तुम लोगों की दोस्ती है? तो ऐसे फ्री में दिया, और अभी कह रहे कि पैसे दो। फिर हमने पैसे दिए, बच्चा अच्छा। नहीं वो कह रहे थे ना, फिर इनके अबू नहीं मेरा से वो बहुत नाराज हो रहे थे।
बेटा पता नहीं क्यों मैं जैसे औलाद होती ना, मैं भी इनको इस तरह ही समझती ये हूँ। कितनी खूबसूरत बात है, बिल्कुल बच्चों की तरह उसको पाल रही हैं। जोजो से उनकी मोहब्बत की ये कहानी हमने आपको सुनाई और वो बहुत खुश है आज, क्योंकि जोजो उनके पास वापस आ चुका है। जब ये पालतू जानवर जिससे बहुत प्यार बहुत मोहब्बत हो जाए, वो ज़रा से लम्हे के लिए भी दूर हो जाए, तो देखिए ये क्या हालत होती है। वो हालत हमने आपको दिखाई और मिलने के बाद उनकी मोहब्बत कैसी है वो भी आपने देखी। तो अल्लाह करे जी दोबारा कभी ना घूमे, आपके पास रहे। अब तो मेरा ख्याल है आप एक लम्हे के लिए भी अपनी नज़र से दूर नहीं करती होंगी। अब सिक्योरिटी हाई अलर्ट है फॉर जोजो। ठीक है, सबकी गार्ड की, मोहल्ले वालों की, सब इसको ख्याल, सब बहुत ख्याल है। अब कोई इसको चोरी करने का सोचेगा भी नहीं, क्योंकि उसे पता है। अच्छा, फिर जब वो वहाँ से लेके आया ना, तो फिर मैंने कहा उसको तुम पुलिस के हवाले करो ना मेरे बेटे को। मैंने कहा कहना हम ही इतने गरीब थे, अब थोड़े पैसे दे दे उनको, मैं देख के अच्छा, एक तो उन्होंने जोजो को अगवा किया, रखा छोटी सी खिड़की में, अब वो कहते हैं पैसे भी। और इतने गरीब है बेचारे, पता नहीं कैसे वहाँ। मैंने कहा वो बेचते होंगे ना जानवर, अभी ये मीडिया पे आ गया ना, तो इसलिए बाहर नहीं निकाल रहे थे, कहते बहुत गरीब है अम्मी। तो मैंने कहा फिर माफ़ कर दिया हम लोगों ने। चले, आप अच्छा काम किया। माफ़ करने वाले को तो अल्लाह भी पसंद करता है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। साथ मौजूद थी आप लोगों का, समाज चैनल वालों का, मुझे बुलाया। थैंक यू बेटा। पंजाब की नर्सेस की बात करते हैं। इनका डेटा लीक हुआ है। नामालूम अफराद नर्सेस को अब फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, पैसों का मुतालबा कर रहे हैं। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब ने नर्सेस को नामालूम अफराद की कॉल्स पर अमल ना करने के लिए मरासला जारी किया है। सवाल ये है कि ऐसा कौन सा डाटा लीक हुआ है कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे दानियाल उमर ने, उससे बात करेंगे। दानियाल, मरासला जारी होता है, मामला सामने आता है, लेकिन ऐसा कौन सा डाटा है, ऐसी कौन सी डिटेल्स हैं जिसकी बिना पर, जिसकी बेसिस पर कॉल की जाती है, ब्लैकमेल किया जाता है, नर्सेस ब्लैकमेल हो जाती हैं? जी बिल्कुल शोएब, ये महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब है, जिनके अंदर जो पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर, बेसिक हेल्थ यूनिट, रूरल हेल्थ यूनिट, ये सारे जो है वो आते हैं, जो कि मुख्तलिफ शहरों में और देहातों में मौजूद होते हैं। अब इनमें काम करने वाली जो नर्सेज हैं, उनका डाटा लीक होने का इंकशाफ हुआ है। और वो डाटा जो है वो उनके फ़ोन नंबर्स हैं, उनकी फ़ाइल्स हैं, उनके घर का पता है, जो सारी चीज़ें जो है वो उस डाटा की मद में लीक हुई हैं। नहीं, लेकिन दानियाल, मोबाइल फ़ोन नंबर अगर लीक हुआ है, घर का एड्रेस लीक हुआ है, इसमें ब्लैकमेलिंग का आंसर कैसे शामिल हुआ? जी शोएब, ये जो फ़ोन नंबर इनके जब लीक हुए हैं, तो इन नर्सेस को कॉल्स जाना शुरू हुई हैं। अब ये वो नर्सेज हैं मोस्टली इनके अंदर जिन्होंने अपनी एप्लीकेशंस दी हुई थी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए, कि हमें एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र किया जाए, एक रूरल हेल्थ सेंटर से दूसरे बेसिक हेल्थ यूनिट में ट्रांसफ़र किया जाए। यानी दानियाल, इसको हम यूँ समझें कि किसी अपने ही बंदे ने डाटा लीक किया है और ये अपने ही ब्लैकमेल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जो अब उन्होंने जो नोटिस जारी किया है उसमें तो लिखा है कि जी ब्लैकमेलिंग हो रही है, आप पैसे देने से इज्तनाब करें। ठीक है। जो फ़ोन कॉल की जाती है उनको ये सारी डिटेल्स पता होती हैं कि इन्होंने कोई ना कोई डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, यानी कोई रिक्वेस्ट की गई होती है, कोई एप्लीकेशन दी गई होती है और उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट एक कॉल आती है कि जो आपने एप्लीकेशन दी है इस पर काम तो हो जाएगा, पैसे दो। साफ सी बात है कि तो अपने ही ब्लैकमेल कर रहे हैं। थैंक यू दानियाल, आपने अपडेट किया। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शाजिया, सदर हैं यंग नर्सेज एसोसिएशन की, एंड वी हैव विद अस मुक़द्दस तस्नीम, जनरल सेक्रेटरी हैं यंग नर्सेज एसोसिएशन पंजाब। शाजिया साहिबा, मुझे आप बताइएगा, क्या आपको या आपके किसी जानने वाले को ऐसी कोई कॉल आई? वालेकुम सलाम जी। यही जो कंप्लेंट्स हैं यही आ रही हैं, क्योंकि जब ट्रांसफ़र या पोस्टिंग होती है और डीपीसी होती है तो उसमें जो है काफ़ी डिले कर दिया जाता है। जब सिस्टम ही एक नहीं है तो देखें कहाँ हॉस्पिटल से लेके सेक्रेटेरिएट और डीजीएन ऑफिस और प्राइमरी का भी अब अलहदा से जो कर दिया, 2 डिपार्टमेंट कर दिए हुए इन्होंने, तो इस वजह से वो फाइल्स हर जगह पे होती हैं और वहाँ से कोई भी बंदा जो है फ़ाइल का नंबर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है।
और ये इसी वजह से ही होता है कि फिर लड़कियों को बेचारियों को नंबर ले लेते हैं और फिर कह देते हैं कि आपका हम काम करवा देंगे। तो आप पता है फ़ीमेल्स जो हैं वो बीइंग अ फीमेल वो ज़रा इतनी बोल्ड तो नहीं होती, कुछ बोल्ड होती हैं। उसमें ज़रूरी नहीं कि ये नर्सिस भी हैं। आजकल ये बहुत बड़ा माफिया है, हर डिपार्टमेंट में है। इवन देन कि अभी जो DPC लास्ट डॉक्टर्स की भी 20 स्केल की हुई है, उनके साथ भी यही मसाइल हैं और हमारी नर्सिस के साथ भी यही मसाइल हैं कि इस तरह ही लोग जो है हर डिपार्टमेंट जब फीमेल जाती हैं तो उन बेचारों को इतनी देर खड़ा होना पड़ता है। अब इस गर्मी के मौसम में बताएं मुझे, जिनकी DPC हुई हुई है वो किसी भी काम के लिए बेचारी जाती हैं, एक तो ऑफिस में घुसने नहीं दिया जाता, फिर आगे ऑफिसर अवेलेबल नहीं होते, तो फिर लोग शॉर्टकट रास्ते ढूंढते हैं और कुछ लोग माफिया जो है वो इसी काम के लिए होते हैं। उनका अल्लाह ताला ने शायद रोज़गार इसी तरह लिखा हुआ है कि वो इस तरह ही लोगों को डील करते हैं, उनको चकमे देते हैं, कुछ के काम करा देते हैं, फिर वो देखा देखी लोग इसी तरफ चल पड़ते हैं कि शायद हमें इतने ख्वार ना होना पड़े और हर शॉर्टकट हमारा काम हो जाए। ठीक है मुक़द्दस, आपकी जानिब आऊँगा। क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ कि जहाँ जहाँ किसी नर्स की फ़ाइल मूव होती है फॉर ट्रांसफ़र पोस्टिंग है किसी और काम के लिए, वहीं से कोई नंबर लीक होता है और वो कांटेक्ट करते हैं, काम तो आप करा देंगे, फाइल तो मूव कर देंगे, लेकिन पैसे दो, मामला इतना ही है? थैंक यू वेरी मच समा चैनल का और तमाम लोगों का जिन्होंने इनवाइट किया और हमें अपना स्टांस क्लियर करने के लिए बुलाया है। वाकई ही नर्सिस को कुछ कॉल्स गई हैं, लेकिन ये तमाम लोगों के साथ इस तरह नहीं होता। जिन लोगों की अभी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के इश्यूज़ हैं उनको लेकर उनकी फ़ाइल्स जो हैं वो सबसे पहले हॉस्पिटल से रिलेटेड एडमिन में होती हैं, फिर उसके बाद वो सेक्रेटरीट में जाती हैं और DGN में जाती हैं। 3 जगहों पर जो है वो महकमे में जो है वो एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है, जिससे कोई डाटा तो नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि वो पर्सनल रिकॉर्ड होता है किसी भी एम्प्लॉय का फ़ाइल का जो के जाता है, जिसमें तमाम जो रिकॉर्ड होता है, जिसमें उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, एड्रेस और तमाम ज़रूरी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंगली जो भी होती हैं चीज़ें वो उसमें मौजूद होती हैं उस फाइल में। तो उसको लेकर अगर कोई मिसयूज़ करता है उस चीज़ को, तो ये महकमा इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है। और डेफिनेट है कि अगर वो वहाँ से कॉल्स गई हैं नर्सिस को हरासा करने के लिए और पैसों का मुतालबा किया गया है, तो उसमें महकमे का कोई ना कोई बंदा इन्वॉल्व ज़रूर होगा। तो इसमें हमारी डिपार्टमेंट से भी अपील है कि आप इस चीज़ को इंक्वायर करें। और नोटिफिकेशन निकालने से तो चलें, एक बहुत अच्छा आपने इनिशिएट लिया कि आपने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि डिपार्टमेंट के इस तरह के लोग इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर आप उसको इंक्वायर करें तो उसमें डिपार्टमेंट के लोग इंक्वायर हैं। ठीक है, तो जो इंक्वायरी की आप बात करें, क्या नर्सिस की तरफ से खुद से ऐसी कोई कंप्लेंट की गई है? अब तो ज़ाहिर है हम लोग बड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं, पाकिस्तान साइबर क्राइम की गई और साइबर क्राइम को भी रिपोर्ट किया गया और उसके बाद डिपार्टमेंटल कंप्लेन लॉन्च की गई कि सेक्शन ऑफिसर के नाम से हमारे नंबर्स पे कॉल्स आती हैं और हमें ये परेशान किया जाता है कि आपकी जो ट्रांसफ़र है वो हम जो आपने एप्लीकेशन पुट की हुई है उसके अकॉर्डिंगली नहीं करेंगे। अगर आप हमें पैसे देते हैं या कुछ इस तरह के तब आप हमें देंगे तो ठीक है। इन दोनों केसेस में आपकी फ़ाइल डिले होती रहेगी। इन दोनों केसेस में डिपार्टमेंटल कंप्लेन और साइबर क्राइम FIA दोनों केसेस में रिस्पॉन्स क्या आया है? साइबर क्राइम तो डेफिनेट है, वो उसमें यही कर सकता था कि उन नंबर्स को ब्लॉक कर सकता था या कुछ इस तरह से उनके खिलाफ अगेंस्ट कर सकता था, लेकिन ये ज़्यादा एक्शन जो है ना वो डिपार्टमेंटल ही बनता था क्योंकि उसमें डिपार्टमेंट के लोग इन्वॉल्व थे। तो कोई एक्शन हुआ आप लोगों को बताया गया? तश्कील नहीं दी जी, नहीं। जो कंप्लेनर थी उन्होंने कंप्लेन अपनी लॉन्च करके और इन्फॉर्म कर दिया, और रिटर्न एप्लीकेशन पुट कर दी गई है और उसके लिए हमने अपना ये स्टांस दिया है कि उसके लिए इंक्वायरी कमेटी जो है वो बनाई जाए और इस तरह के जो लोग हैं उनका सदेबाब किया जाए। बल्कि सबसे बेहतर सिस्टम है, हम अपने एसोसिएशन के पैनल से ये बारहा मुतालबा कर चुके हैं डिपार्टमेंट से भी कि आप ये जिस तरह से टीचर्स की और बाकी महकमों की पोस्टिंग होती है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स होती हैं, उस सिस्टम को जो है वो आप डेवलप करें ताकि नर्सिस को और या किसी भी और ख़वातीन को जो है वो इतनी दूर से आकर, एक तो वो मतलब इतने डिफिकल्ट एरियाज से ट्रैवल करके लाहौर और फिर ज़ाहिर है उनको शाजिया ने भी कहा कि उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आसानी होगी। ठीक है शाजिया, आपकी तरफ आऊँगा। इससे पहले कि मैं एक और मामले की तरफ जाऊँ, बस मुझे ये बताएं कि ये मामला सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंग का है या नंबर लीक होने के बाद हरास भी किया गया किसी नर्स को? ऐसी देखें कोई जो ज़्यादा है वो जो नर्सिस को ख़ास तौर पे किया जाता है, तो जब पोस्टिंग होती है ना DPC हमारी डिपार्टमेंटल जो होती है उसमें ज़्यादा ये चांस है, ठीक है, या ट्रांसफ़र का ही ज़्यादा इशू होता है। बाकी जो है आप देखिए फ़ीमेल्स हैं तो हर डिपार्टमेंट में हरासमेंट
कमेटी की भी हमने पहले भी अपील की थी, वो बराए नाम कहीं अगर हैं भी तो हमें तो नहीं पता। ठीक है, ये एक आपने कंप्लेन किया और इस पर काम होना चाहिए, ये कमेटी सोचे। बस एक सवाल और मेरा आपसे है, वो क्योंकि ज़ाहिर है एक इल्ज़ाम लगाया गया है, मुसरत चीमा साहिबा तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने उनका दावा है कि 18 हेड नर्सेस की डिग्रियाँ जाली हैं और वो कहती हैं कि उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। इस मामले में क्या सदाकत है? कुछ आप लोगों के इल्म में है? आपके एसोसिएशन को मालूम है? जी, इस तरह का कोई दावा जो है वो हमारे नोटिस में तो ये आया था कि उनका भी यही था, वो उनकी डिग्रियां जाली तो नहीं थी। अच्छा। लेकिन ऐसे ही कुछ लोगों ने मतलब नोटिफिकेशन निकाला जो कि डिपार्टमेंट के ही लोग थे कि जी हम आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे, आप हमें इतने पैसे दे दें तो हम आपको जॉब्स दे देंगे। अब उन लड़कियों ने तो अपने जॉब्स के लिए एप्लीकेशन पुट कर दी और जॉब्स उनकी हो भी गई। जब ये तो डिपार्टमेंट जब जॉब ऑफर करता है या इस तरह के लेटर्स निकालता है तो तब उनको वेरिफिकेशन करनी चाहिए, ना कि एक बंदा जो है वो अपनी सर्विसेज जो है वो 1-1.5 साल आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है और आप उसका बगैर वेरिफिकेशन के आप उसके बाद 1.5 साल बाद उस पर इल्जाम लगाते थे जिनकी तो ठीक है। आपको लगता है कि उनकी जॉब्स का जो प्रोसेस था ठीक है वो शफाफ शायद नहीं था, डिपार्टमेंटल। ठीक है। थैंक यू वेरी मच आप दोनों साथ और इस अहम मामले पर हमसे गुफ्तगू करते। इतना मुश्किल नहीं है, डिपार्टमेंटल के लेवल पर और साइबर क्राइम के लेवल पर ये जो ब्लैकमेलिंग वाला मामला है ये बड़े आसानी से बेनकाब हो सकता है। क्विक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। कोविड-19 की वैक्सीन से मुताल्लिक बात करते हैं। पाकिस्तान ने 3 माह की कलील मुद्दत में कोविड-19 की वैक्सीनेशन का 1 करोड़ का हदफ मुकम्मल कर लिया है। हुकूमत पुरअज़्म है कि साल के आखिर तक 7 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली जाएगी। ये एक कामयाबी है क्योंकि ज़ाहिर है वो मुल्क जो वैक्सीन नहीं बना रहा, यूँ तो अब हम पाक वैक बना भी रहे हैं कंसनट्रेट चाइना से लाने के बाद, बट ज़ाहिर है चूँकि पाकिस्तान उन ममालिक में था जो कि वैक्सीन नहीं बना रहे थे, तो इस कंडीशन में 1 करोड़ लोगों का हदफ हमने मुकम्मल किया है। अच्छी बात यह है कि अवाम भी अब हम देखते हैं कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं और वैक्सीन की अहमियत को समझ रहे हैं। लोगों की बड़ी तादाद वैक्सीनेशन अब करवा रही है, जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इसमें बसने वाले हर शहरी के लिए अच्छी बात है। साथ ही हुकूमत ने मजीद वैक्सीन की डोज मंगवाने के लिए मंजूरी भी दे दी है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। डॉक्टर साहिबा, पहले तो कांग्रेचुलेशंस कि जो हदफ मुकर्रर किया गया वो पूरा हुआ। 1 करोड़ लोग पाकिस्तानी जो अब इनकी वैक्सीनेशन मुकम्मल हो गई है, तो हम ये समझें कि जो टारगेट सेट किया था वो हमने अचीव कर लिया है। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल देखें जी, हम उस टारगेट की तरफ जा रहे हैं। टारगेट हमारा 7 करोड़ अवाम को वैक्सीनेट करना है 2021 के दिसंबर तक, क्योंकि ये वो तादाद है जो कि अगर हम लगा लेंगे तो हर्ड इम्यूनिटी बन जाती है और फैलाव जो है वबा का वो रुक जाता है। तो ये 7 करोड़ की तरफ हमारा पहला कदम है और इसको हमें तकरीबन 3 महीने में अचीव किया है, जबकि शुरू में हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं थी और लोग भी विलिंग नहीं थे। अब चूंकि कैपेसिटी भी हुकूमत ने बहुत बढ़ा ली है, 1700 वैक्सीनेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं और उसके अलावा मजीद बढ़ाया जाएगा। और उसके अलावा रजिस्ट्रेशन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेजी से हो रही है। वो जो बहुत कम तादाद में लोग सामने आ रहे थे, अब लाखों में डेली की रजिस्ट्रेशन भी हो रही है और वैक्सीनेशन भी आपने देखा है कि 4 लाख को भी एक दिन में टच किया गया, 4 लाख डोजेस को भी लगाने के लिए। तो इसलिए अब हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो हमने 3 महीने में टारगेट अचीव किया है, आने वाले दिनों में इससे बहुत कम टाइम में हम मजीद 1 करोड़ को लगा लेंगे और दिसंबर तक इंशाल्लाह ताला जो है 7 करोड़ का हदफ अचीव हो जाएगा। ठीक, डॉक्टर साहब आपने कहा कि एक दिन में 4 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वैसे इस वक्त कैपेसिटी हमारे पास क्या है? हम कितनी वैक्सीन लगा सकते हैं पर डे? जी, इस वक्त हमारे पास 5 लाख डोजेस लगाने की कैपेसिटी मौजूद है। जितने सेंटर्स इस वक्त खुले हैं उनमें 5 लाख की कैपेसिटी जो है वो मौजूद है, मगर इसको मजीद भी बढ़ाया जाएगा। मजीद वैक्सीनेशन सेंटर्स भी खुलेंगे और कुछ इस तरह के प्लान्स भी बन रहे हैं कि हम लोग खुद भी लोगों के डोर स्टेप पे जाएं कि मोहल्लों में, गली मोहल्लों के लेवल के ऊपर भी वैक्सीनेशन को जो है मोबाइल्स के थ्रू या दूसरे तरीके से लोगों तक खुद भी पहुंचा जाए। ठीक, डॉक्टर साहब आप पूरी दुनिया में अगर हम देखें जो वैक्सीन इस वक्त लगाई जा रही हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, तो तकरीबन जो डाटा इस वक्त हमारे सामने हुआ है कि 5.9% जो टोटल पॉपुलेशन है दुनिया की उसकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। पाकिस्तान के कितने फ़ीसद आबादी की वैक्सीन हो गई है?
देखिए जी, इस वक्त हमने ये देखना है कि एलिजिबल पॉपुलेशन कौन सी है। तो इस वक्त 18 साल से बड़ी उम्र के जो हमारे लोग हैं उनके लिए ये वैक्सीन जो है ये रिकमेंडेड है और उसमें ये तकरीबन 10-11 करोड़ आते हैं। उसमें से भी हमने 70% आबादी को लगाना है। तो 70% आबादी जो है वो 7 करोड़ बनती है। तो अगर 1 करोड़ का अचीव कर लिया तो आप खुद ही उसे अंदाज़ा लगा लें कि अब हमारी 6 करोड़ के मजीद पॉपुलेशन रह गई है, जो कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला मैं समझती हूँ कि हम इस हदफ को बड़ी कामयाबी से टच कर लेंगे। ठीक, डॉक्टर साहिबा, फिर भी हम पीछे तो हैं। अगर मैं उन ममालिक की बात करूं जो वैक्सीन में बहुत आगे दिखाई देते हैं, अगर सिर्फ इसराइल की हम बात कर लें तो 63% जो उनकी आबादी है उनकी वैक्सीन हो चुकी है, कनाडा की 62% की हो चुकी है, यूके की 59% की हो चुकी है, बहरीन की 59 की है, इवन इंडिया की मैं बात कर लूँ तो 13% की हो गई है, लेकिन हमारी 1.1% है। नहीं, देखें जी, इसके अंदर आप अगर ये कनाडा और इस तरह के ममालिक की बात करते हैं कि इतने 60% या 50%, तो आप उनकी आबादी देखें। अब मैं आपको भूटान की एग्जांपल देती हूँ कि सब कहते हैं कि जी वहाँ पे 60 या 70% की वैक्सीनेशन हो गई, या इसराइल की आप, तो वहाँ पर टोटल आबादी ही 7.5 लाख है। अगर वो 6 लाख को भी लगा लेते हैं तो उनकी 60, 70, 80% पॉपुलेशन कवर हो जाती है। पाकिस्तान की इंडिया के केस में क्या कहेंगी? 13% उनकी आबादी की वैक्सीनेशन हो गई है। देखिए, इंडिया एक वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंट्री है। वो खुद वैक्सीन, दुनिया की 80% वैक्सीन जो है वो इंडिया में बनती हैं। तो वो तो सेल्फ सफिशिएंट है। हम लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ी है बाहर के ममालिक से, और हमें ये डील्स करनी पड़ी हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लगा है, मगर अब एक स्मूथ रनिंग हो गई है। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये कि पाकिस्तान में अब खुद से ये जो पाक वैक्सीन है वो बन रही है, और अगले महीने से इंशाल्लाह ताला 30 लाख डोजेस पर मंथ की कैपेसिटी वो अचीव कर लेगा। तो अब ये समझ में तेजी आ जाएगी। शुरू में ज़रूर थोड़ा सा स्लो रहा है, मगर जितने हर्डल्स थे उसको हुकूमत ने बड़ी मेहनत के साथ और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ उन हर्डल्स को अबूर किया है, और अब वैक्सीनेशन के अमल में बहुत तेज़ी आ गई। ठीक, डॉक्टर साहिबा, 7 करोड़ का जब हदफ हम मुकम्मल कर लेंगे साल के आखिर में, तो क्या उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाएंगी? हम विदाउट मास्क बाहर फिर सकेंगे? देखिए जी, अगर हम अपनी हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर लेते हैं, जैसे से अमेरिका और बाकी ममालिक जो हैं वहाँ पर खुद उनके प्रेसिडेंट ने कहा है कि बेशक वो मास्क का इस्तेमाल ना करें। कुछ ममालिक जहाँ पे एक लेवल तक पहुँच गई, उन्होंने सिम्बॉलिकली मास्क को सामने रख के काटा। तो जाहिर है कि जब ये इम्यूनिटी अचीव हो जाएगी तो मास्क के इस्तेमाल में डेफिनेटली कमी आएगी। मगर फिर भी मैं समझती हूँ कि जब तक इस वबा का टोटल तदारुक नहीं हो जाता, हमें अपने तौर के ऊपर जो है SOPs पे अमल दरामद करते रहना चाहिए। इसी तरह से अगर वैक्सीन लगती रहती है, हम हदफ भी साल में का मुकम्मल करते हैं 7 करोड़ का, तो ये हर्ड इम्यूनिटी वाला जो फैक्टर है ये हम कब तक अचीव कर पाएंगे? जी, ये दिसंबर तक इंशाल्लाह ताला जो ये 7 करोड़ का हदफ अगर अचीव हम कर लेते हैं तो इंशाल्लाह मैं समझती हूँ हम हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर लें। ठीक, डॉक्टर साहबा, अभी कितने फीसद लोग ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करा ली 18 साल से ऊपर, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर नहीं पहुंचे वो? देखिए, अब तो मैं समझती हूँ कि पहले शुरू में ये था कि जो रजिस्टर हुए होते थे और उनको स्केड्यूल किया जाता था और उनको मैसेजेस जाते थे, तो उसमें से 30 to 40% टर्न आउट होता था कि अगर 100 लोगों का किसी सेंटर पे है तो उसमें से 30 या 40 लोग आते थे। पर अब जो टर्न आउट है वो 80-90% से भी ज्यादा है। तो अब डेफिनेटली फर्क पड़ गया हुआ है। अब मेजॉरिटी लोग जो अपने आप को रजिस्टर कराते हैं वो सेंटर्स पे डेफिनेटली आते हैं। अगर उस दिन नहीं भी आते जो दिन इनका स्केड्यूल है, तो विद इन 2-3 दिन या 1 हफ्ते के अंदर वो आ जाते हैं। ठीक, डॉक्टर साहब, आप ये बताएं, जो वैक्सीन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, यूँ तो तकरीबन सारी मौजूद है मॉडर्ना के अलावा, इन वैक्सीन में से कौन कौन सी वैक्सीन इस वक्त WHO की अप्रूव्ड और कौन कौन सी ऐसी है जो कि अभी WHO से अप्रूव नहीं हुई और इस प्रोसेस में है? देखिए, इस वक्त जो चाइनीज वैक्सीन यहाँ पे यूज हो रही हैं, साइनोफार्म और साइनोवैक, ये WHO से अप्रूव्ड है। इसी तरह जो एस्ट्राजेनेका है, स्पुतनिक है, या ये फाइजर जो है, ये सारी अगर ये सारी अपनी अपनी जो कंट्री जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वहाँ से ये सारी अप्रूव्ड हैं। तो पाकिस्तान में इमरजेंसी यूज़ के लिए जो भी अप्रूव हुई हैं वैक्सीन, वो सारी क्वालिटी की वैक्सीन्स हैं। उनकी एफिकेसी और सेफ्टी को हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने इंश्योर किया है। ये बिल्कुल सेफ वैक्सीन्स हैं और इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं लोगों को प्रोटेक्शन देने में कोविड के अगेंस्ट। ठीक, तो इसलिए मैं समझती हूँ सब अप्रूव्ड और क्वालिटी वैक्सीन्स हैं। ठीक, यानी वो जो लोग ये सोच रहे थे कि चाइनीज़ वैक्सीन नहीं लगवाने के, कुछ ममालिक कहते हैं कि ये वैक्सीन लगवा के आप आएंगे तो हम इजाज़त नहीं देंगे आपको आने की, तो आप वो आराम से लगवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देखिए जी, वो वैक्सीन की एफिकेसी की वजह से नहीं है, वो एक पॉलिटिकल इशू है। आपको पता है
पूरी दुनिया में एक पोलराइजेशन है, कुछ ममालिक कुछ के साथ नहीं कंफर्टेबल फील करते, तो वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से उस वैक्सीन से इनकार कर रहे हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं कि वैक्सीन इफेक्टिव नहीं, मगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुसलसल उनसे राब्ते में है और इंशाल्लाह ताला हम ये जो वैक्सीन यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है उसको बाकी ममालिक एक्सेप्ट कराने ये फॉरेन ऑफिस काम कर रहे हैं। ठीक, लास्टली ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज ये रहा है और अभी भी है कि कुछ वैक्सीन्स को लेकर या जनरल वैक्सीनेशन को लेकर इब्हाम पैदा किया जाता है। कुछ ऐसे शरपसंद अनासर हैं जो कि ऐसे मैसेज करते हैं, ऐसी पोस्ट करते हैं, ऐसी वीडियोस शेयर करते हैं कि वैक्सीन ना लगवाई जाए और स्पेशली एस्ट्राजेनेका को लेकर ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा की गई है। तो क्या हुकूमत ने इससे मुतालिक भी काम किया है कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए जो ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो इसको हिट कर रहे हैं इस वैक्सीनेशन ड्राइव को? जी देखें, बिल्कुल ये मुल्क दुश्मन अनासर है और आप देखें कि आज दुनिया से पोलियो एरेडिकेट हो गया, मगर इसी किस्म के अनासर की वजह से और इस किस्म के गलत मैसेजेस देने की वजह से पाकिस्तान आज दुनिया के उन 2 ममालिक में शामिल है जहां पर पोलियो आज भी हम इसका खात्मा नहीं कर सके। और उसकी वजह यही इसी किस्म के सोशल मीडिया पे गलत मैसेजेस थे और लोगों को गुमराह करने वाली पोस्ट। तो क्या हुकूमत ने काम किया डॉक्टर साहिबा इस पर? जी बिल्कुल, जिस तरह से देखें कि पोलियो के लिए हम लोगों ने किया था कि हमने बहुत सारे फेसबुक पेजेस जो थे वो बंद करवाए थे फेसबुक की अथॉरिटीज़ को कह के, तो इस तरह यहाँ पर भी ट्रेस किया जा रहा है। जो लोग इस किस्म की पोस्ट लगाते हैं या उनको ट्रेस करके उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहिबा साथ मौजूद थी, यहाँ पर इससे मुताबिक गुफ्तगू कर रही। वेलकम बैक। बिलियन ट्री सुनामी की बात करते हैं। ट्री सुनामी कैसे आया? एक मुश्किल सफ़र था, आसान नहीं था। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी टीम को पुरजोश रखने के लिए ख़ुद मुख्तलिफ़ मकामात पर जाकर पौधे लगाए। कई बार ऐसे हुआ हम खुद इमरान खान साहब के साथ गए जब वो इस मिशन को लेकर आगे चल रहे थे, मुख्तलिफ़ स्पॉट्स पर जा रहे थे, पौधे लगा रहे थे। मिशन का आखिरी पौधा जब लगा तो पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल हो गई। रिपोर्ट दिखाएंगे आपको इस सफ़र की। So when I became the Prime Minister, I resolved we would plant 10 billion trees in Pakistan in the next 4 years. एक ख्वाब मिशन बन गया, 10 बिलियन ट्री सुनामी। एक बीज पाकिस्तान के नाम, इस कौम के नाम, मुस्तकबिल के मेहमानों के नाम, दुनिया को घना साया देने के नाम। और मुकम्मल हुआ 1 अरब दरख्त लगाने का मिशन। Great pleasure today to plant our 1,000th tree. This is part of the United Nations Decade of Ecosystem Restoration. ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बुलंद करने के लिए मंसूबे शुरू किए। हर सूबे में नर्सरियां बनाने के लिए लोगों को कर्जे दिए, नर्सरी से पौधे खरीदने का यकीन दिलाया, लोगों को हरा भरा रोजगार दिलाया। पिछले महीने ही वजीर आजम ने हरिपुर में बिलियन ट्री सुनामी का आखिरी पौधा लगाया तो दुनिया ने भी सराहा और पाकिस्तान को यौम माहौलियात का मेजबान बनाया। मिशन अभी जारी है, बाकी 9 अरब पौधे लगाने का जुनून तारी है। आगे है पाकिस्तान, पीछे चल रही दुनिया सारी है। और ये क्यों हो रहा है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये जुनून है, जो कोशिश है, ये क्यों की जा रही है? क्योंकि दुनिया में जब आबादी बढ़ती गई तो हमने क्या देखा? दरख्त कटते गए। हमने देखा कि कंक्रीट के जंगल नज़र आते रहे, बुलंद बाला कमर्शियल प्लाजे दिखाई देते रहे, बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ हमारे सामने आती गईं। लेकिन हमने कुछ छीना, हमने सिर्फ दरख्त नहीं काटे, हमने उन दरख्तों पर बसने वाले चरिंद परिंद, उनका मस्कन उनसे छीन लिया। फैसलाबाद के एक शहरी एजाज जैजी, इन्होंने आबादियों से दूर होते परिंदों को दोबारा से शहर में लाने का बीड़ा उठा लिया कि हम छीन रहे थे दरख्त, लेकिन अब हम फिर से लगा रहे हैं दरख्त कि जिनसे छीन लिया है मस्कन वो लौट आएँ, जिनसे घर छीना उन्हें दोबारा से घर दिया जा रहा है, फ़र्ज़ समझते हुए। एजाज जैजी से आज करेंगे मुलाकात, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए अब्दुल अहद की। इस बार जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बड़ा प्यार था उस बूढ़े शजर से।
शहरों में बढ़ता शोरो गुबार और कम होते शजरो जंगलात ने न सिर्फ इंसानी सेहत को मुतासर किया बल्कि बेजुबान परिंदों को भी जलावतन कर दिया। शहरों से दूर हुई परिंदों की चहचहाहट को फिर वापस लाने के लिए फैसलाबाद के एजाज जेजी ने सड़क किनारे दरख्तों पर रंग बिरंगे घोंसले सजाना शुरू कर दिए। हमारे यहाँ के नहर के ऊपर किनारे की खूबसूरत, तो उसके अंदर माशाल्लाह ये इन्होंने बड़े खूबसूरत इनका आइडिया है और लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, हम भी पसंद करते हैं। कैनाल रोड पर लगाए गए मसनूई घोंसले के साथ परिंदों की खुराक के लिए फीडर्स भी लगाए गए हैं। इन्होंने परिंदों को बड़े अच्छे घर बना के दिए हैं जो कि बड़े कलरफुल हैं और इसके साथ इन्होंने बर्ड्स के हट लगाए हैं और बर्ड फीडर्स हैं, साथ उनके लिए छोटे छोटे घर भी बनाए हैं। माहिरीन के मुताबिक परिंदों की अफजाइश बढ़ने से माहौलियाती इकोसिस्टम में भी बेहतरी आएगी। दरख्तों की डालियों से लटकते परिंदों की चहचहाहट को शहर में वापस लाने के लिए ये बर्ड हाउसेस न सिर्फ शहर की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं बल्कि परिंदों की अफजाइश नस्ल का जरिया भी बनेंगे। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ अब्दुल अहद, सामा, फैसलाबाद। ये बिल्कुल ऐसा है। हम देखते हैं कंक्रीट के जंगल में जब दरख्त कम हो, पौधे कम हो तो बहुत सी स्पीशीज़ हमें वहाँ नज़र नहीं आती। अगर हम कराची ही की बात कर लें तो कराची में अब हम क्या देखते हैं, चील और कौवे तो नज़र आते हैं लेकिन हमें तोते नज़र नहीं आते, हमें डव्स नज़र नहीं आते, हमें बहुत सी स्पीशीज़ नज़र नहीं आती। थोड़ा सा कराची से दूर जाते हैं तो फ्लेमिंगोज़ भी नज़र आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे परिंदे नज़र आते हैं। इस पर बात करने के लिए ये जो हम देखते हैं कि शहर में आबादियाँ बढ़ रही हैं और परिंदे यहाँ से जा रहे हैं, ऐसे में परिंदों को वापस लाने का जो काम किया जा रहा है, बर्ड लवर एजाज जैजी ने आज हमें ज्वाइन किया है। एजाज साहब, थैंक यू वेरी मच। पहले तो ये बताएं, ये जैजी, ये नाम कैसे पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जो निकनेम है ना, ये मेरा निकनेम है और निकनेम रखती है माँ, लेकिन मेरा ये नाम मेरी माँ की बजाय मेरी बीवी ने रखा हुआ है जैजी, और लोग अब मुझे इजाज़ की बजाय जैजी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। अच्छा जैजी साहब, फिर मुझे ये बता दीजिए कि ये तो ज़ाहिर आप कर रहे हैं कि परिंदे वापस आ रहे हैं, लेकिन महसूस कैसे और कब हुआ कि शहर से परिंदे कम हो रहे हैं? वो परिंदे जो हम बच्चों को भी दिखाते थे, ख़ुद भी देखते थे, जिनकी सुबह चहचहाहट से हमारी आँख खुलती थी, वो नज़र नहीं आ रहे थे, कम होते जा रहे थे शहर से। ये असल में हमारे अपने बचपन में देखे ना तो हमारे घरों में भी परिंदों ने घोंसले बनाए हुए होते थे और हर तरफ चिड़ियाँ चहचहाहट होती थी परिंदों की, जो कानों को बड़ी अच्छी लगती थी। और जब से शहरों में ये ज़्यादा कंक्रीट वर्क हुआ है तो बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बनना शुरू हुई हैं, तो ये दरख्त कटने शुरू हो गए हैं और परिंदे जो हमारे माहौल दोस्त थे वो हमें छोड़ के समझे दूर चले गए। तो फिर ये ख्याल कैसे आया कि जो छोड़ के चला गया है, जो रूठ गया है, उसको वापस लाना है, अपने घर वापस लाना है, उसके लिए घर बनाना है, इस शहर में वापस लाना है? मैं इटली में था 10 साल पहले, तो वहाँ से जब मैं पाकिस्तान आया हूँ तो यहाँ आके मैंने वही गार्बेज बैग का बिज़नेस शुरू किया है, क्योंकि हमारा काम एनवायरनमेंट फ्रेंडली, वैसे भी हमारा बिज़नेस भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो उस पर जाके मैंने देखा कि यूरोप के अंदर जो लोग हैं वो अपने बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उसके ऊपर टाइलें इस तरह की लगाते हैं जिसके अंदर परिंदे अपना घोंसला बना सकते हैं और वो बड़ा सेफ उसमें ब्रीड करते हैं। तो वही हमने ट्रेंड आके पाकिस्तान में देना शुरू किया कि अपने मुल्क में आके मैंने ये हट बना के साथ बर्ड फीडर हैं, हमारे बंदे हैं वो बर्ड को फीड करवाने के लिए जाते हैं और इनके यहाँ इन हट्स के अंदर परिंदे धूप, बारिश और जंगली जानवरों से बच के अपने ब्रीड करते हैं, बच्चे देते हैं और वो यहाँ हमारे माहौल का हिस्सा इंशाल्लाह ताला ये दोबारा वापस आएंगे। अच्छा सर, सिर्फ दरख्तों का कट जाना ये एक बड़ी वजह, या आपको लगता है कि और भी वजूहात हैं कि परिंदे शहर छोड़ गए? परिंदे हमारे यहाँ पे जब दरख्त कटे हैं, ज़्यादा दरख्त कट गए हैं, दरख्तों के ऊपर ये अपना घोंसला बनाते हैं और वो उसकी वजह से ये शहर छोड़ के तो सराउंडिंग में चले गए, हमारे माहौल से परिंदे निकलते जा रहे हैं। ठीक, और अब जो आप कोशिश कर रहे हैं कि परिंदे वापस आए, इनके लिए आप बर्ड हाउसेस लगा रहे हैं, कितने एक तो आपने लगा लिए और क्या इस शौक़ को दूसरे शहरों में भी शुरू करेंगे? बल्कि शौक़ के बजाय मैं कहता हूँ कि ये तो आपने फ़र्ज़ समझ लिया कि ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमने परिंदों को वापस लेकर आना है, तो इसको निभाने के लिए और शहरों में भी आप ये प्रोजेक्ट लेकर जाएंगे? जी, जब मैंने यहाँ पे अपना बिजनेस आके स्टार्ट किया है उस वक्त हमने डिसाइड किया था कि हम अपनी इनकम का एक ख़ास हिस्सा बर्ड हाउस बना के लगाने पे खर्च करेंगे और बर्ड फीड के ऊपर।
तो हम तकरीबन 1000 से 1500 बर्ड हाउस जो है ना वो हम लगा के पर मंथ लगा रहे हैं दरख्तों के ऊपर और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। कब्रिस्तान में जाके हम लगा रहे हैं, मेरी जो हमारे फौत हो गए हैं वहाँ पे लगा रहे हैं। तो ये हम इंशाल्लाह ताला फैसलाबाद में PHA के तावन से हमने शुरू किया है और इसके बाद हम दूसरे शहरों में भी जाके ये लगाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छी सोच है जिस पर आपका, और वी नीड मोर पीपल लाइक यू स्पेशली इन कराची, कि यहाँ पर तो वाकई हम देखते हैं कि अब दरख्त बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और परिंदे यहाँ से रूठ चुके हैं, तो इनको वापस लाना होगा और इसके लिए दरख्त लगाने होंगे जहाँ जहाँ पर हमें स्पॉट्स मैसर हों, चाहे वो छत हो, टेरेस हो या कोई क्यारी या कोई बाग, वहाँ पर लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। सर थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप। बढ़ते हैं आगे, अवामी मसले की बात करते हैं। जब हम दरख्तों की बात करें, मैंने बिलियन ट्री सुनामी की बात की, हम उसके बाद बात करेंगे दरख्त लगाए जा रहे हैं ताकि परिंदे वापस आए। जो दरख्त लगाया जाता है, दरख्त की जो जड़ें होती हैं ना, ये ज़मीन को बड़ा मजबूत रखती हैं। ये जड़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। जब जड़ कमज़ोर हो जाए और जड़ें कमज़ोर हो जाएं, दरख्त कम हो जाएं, फ्लड्स भी आते हैं। और फ्लड्स से मुझे याद आया, अभी हम पिछले घंटे में अर्बन फ्लडिंग की बात कर रहे थे जो कराची में लास्ट ईयर हमने अगस्त में देखी। कराची की जब हम बात करते हैं, गुज़श्ता साल की बारिशों की बात करते हैं, मानसून की बात करते हैं, कोई भूल ही नहीं पाता, क्योंकि ज़ाहिर है कोई ही ऐसा शख्स होगा जो उससे मुतासर ना हुआ। तकरीबन हर कराचियाइट मुतासर हुआ था, वो इसलिए भूल नहीं पाता। मुख्तलिफ इलाके हमने देखे थे, तकरीबन तमाम इलाके जो ज़ेर आब आए थे। कुछ इलाकों से तो पानी 2 दिन में निकल गया, कुछ से हफ्तों बाद निकला था। अवाम ने परेशानी झेली, तकलीफ़ का सामना किया, समा ने सब कुछ दिखाया, इस पर बहुत बात हुई, बहुत शोज़ किए गए, हुक्मरानों को जगाया गया। उसके बाद कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान भी हमारे सामने आया। कराची में अगस्त की सूरत हाल दोबारा ना हो, इस पर काम किया गया। कितना काम हुआ, इसकी आज बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगस्त अब आने वाला है। शहर के बरसाती नालों के अतराफ़, और हम देखते हैं कि वो इलाके जहाँ बरसाती नाले नहीं थे वहाँ यकसा सूरत हाल रही थी। ज़िला गरबी के वो इलाके जहाँ बड़े बरसाती नाले नहीं, मगर बारिश के बाद वहाँ पर भी पानी देखा गया, बुरी सूरत हाल से 2-4 रहे। वहाँ के मकीनों से बात किए समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम ने कि अब मकीन क्या सोच रहे हैं, अब जो बारिश होगी तो क्या हालात होंगे, क्या कहते हैं मकीन। क्या अब भी उनके दिल में वसवसा है, क्या अब भी कोई डर खौफ है, पिछले साल की बातें भूल नहीं पाया कोई कराचीट। तो देखिए ये रिपोर्ट। कराची में नालों की सफाई की बात है, कहा गया कि नाले साफ़ किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजर नाले पे। जो नाला साफ़ होना चाहिए था वो कचरे से भरा हुआ है। गुज़िश्ता साल भी नालों की सफाई न होने की वजह से शहर में अर्बन फ्लडिंग हुई, बदतरीन सूरत हाल हुई, पूरा शहर पानी में डूब गया। लेकिन कराची के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर ना गुजर नाला है ना औरंगी नाला है, वो इलाके भी पानी में डूबे रहे और कई रोज़ तक डूबे रहे। पहले सीने तक पानी था, फिर कमर तक हुआ और उसके बाद घुटनों तक पानी तो कई हफ्तों तक रहा। हम उन इलाकों में जाएंगे, वहाँ के मकीनों से पूछेंगे कि गुज़िश्ता साल की बारिशों के बाद अब जो आने वाली बारिशें हैं उनके हवाले से उनकी क्या सोच है, क्या फ़िक्र है, क्या तरद्दुद है, और वो क्या समझते हैं कि क्या इस बार वो महफूज रहेंगे या नहीं। चलते हैं उन्हीं इलाकों में और उनके मकीनों से मालूम करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला गरबी में, मंगोपीर के करीब। इस इलाके का नाम है गाजी विलाद और इस सोसाइटी में गुज़िश्ता साल बारिशों ने बड़ी बुरी तबाही मचाई थी। इलाका मकीन यहाँ से अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए थे। पानी कमर और घुटनों कई रोज़ तक मौजूद रहा। इस इलाके के पीछे की आबादी का नाम है मुल्ला जामगोट। हम गाजी विलाज और मुल्ला जामगोट जाएंगे, वहाँ के मकीनों से मालूम करेंगे कि इस साल जो होने वाली बारिशें हैं उस हवाले से उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो क्या सोच रहे हैं। सर हम लोग तो डरे हुए हैं यहाँ पे बिल्कुल उस हिसाब से कि क्या नाम है, जब बारिश होगी तो पिछले साल की तरह जिस तरह हमारा फर्नीचर वगैरह ख़राब हुआ, अब दोबारा यही सिचुएशन है। क्योंकि बीच में तकरीबन जब बारिश हो गई थी उसके 3 महीने या 4 महीने के बाद, 3 से 4 महीने के बाद टीम आई थी तो वो उन्होंने काम किया तो थोड़ा बहुत पानी यानी खुश्क हुआ। कश्ती का इंतज़ाम तो हमने किया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है कश्ती का। इंशाल्लाह कश्ती भी बारिशों से पहले तैयार होकर आ जाएगी हमारे पास। और रहा जो पानी का मामला, वो तो आपको पता है गवर्नमेंट का बुरा हाल है हर जगह। कोई सेवरेज का कोई मसला हल नहीं, जो पिछले साल हाल होना है वो भी इस साल वैसा ही हाल होना है। कोई इसका कोई अभी तक पुरसान हाल इस चीज़ का नहीं है। जी
जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्ला जाम गोट में, और मंगोपीर से मुत्तसिल इस आबादी में भी बारिशों ने ज़बरदस्त तबाही मचाई थी। और इस साल मकीन क्या सोच रहे हैं, क्या तैयारियाँ? एक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करेंगे। जनाब ये बताइए, अब फिर बारिशें आने वाली हैं। पिछले साल से डूब गए थे हम लोग, यहाँ पे बहुत पानी था, इतना पानी था। कितने दिन तक वो पानी रहा था? तकरीबन महीने 15 दिन तक था, महीने से ऊपर ही था पानी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, सुरजानी का इलाका है, यूसुफ गोट और रहीम गोट का ये इलाका है। और कराची में बारिशों की तबाहकारी से जो इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए थे, उसमें यूसुफ गोट और रहीम गोट ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। और शुएब ने भी उन मनाजिर को देखा होगा और उन्हें याद भी होगा कि बारिशों के बाद क्या तबाही हुई थी। इस इलाके में भी पाक फ़ौज को अपनी खिदमात अंजाम देना पड़ी थी, इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू हुई थी। इस इलाके के लोग अब क्या सोच रहे हैं, मालूम करते हैं। ये एक घर है और कोशिश करते हैं कि यहाँ के किसी मकीन से हम मालूम कर सकें। खातून हमें नज़र आई। अस्सलाम वालेकुम जी। मैडम ये बताइए कि पिछले साल जब बारिशें हुई थी तो आप लोग यहीं पर मौजूद थे कि घर में कितना पानी आ गया? हमारे घर में इतना पानी था कि 10 साल तक का बच्चा डूब जाए। याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। कराची के लोग गुज़िश्ता साल की बारिशों को नहीं भूले कि जिसने अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा कर दी थी, ख़ास तौर पर अमीर इलाका हो या कोई गरीब इलाका। बारिशों ने किसी को चैन से रहने नहीं दिया और बारिश की रहमत उन सब मकीनों के लिए अजियत बन गई। गाजी विलास, मुल्ला जाम गोट, यूसुफ गोट, रहीम गोट के मकीन आज भी इस खौफ का शिकार हैं कि आने वाली बारिशें उनके लिए मज़ीद परेशानी का सबब बन सकती हैं। रिपोर्ट आपने देखी। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सूबाई वज़ीर तैमूर तालपुर साहब। तैमूर साहब, मानसून आने वाला है तो सवाल यह है कि नाले कितने फ़ीसद साफ़ हो गए सर, कितना काम हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, नाले तो बहुत ज़्यादा हैं। DMCs के पास तकरीबन 500 से ज़्यादा नाले हैं। 38 हमारे नाले हैं जो कि KMC के पास हैं। हमारे पास 3 मेजर नाले हैं जिनमें हमें ज़्यादातर इश्यूज़ होता है, जो NDMA और सिंध हुकूमत एक साथ संभाल रहा है। उन 3 नालों में से गुज्जर नाला और के तकरीबन 90% काम हो चुका है, सफाई हो गई है। जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स थी वो हमने हटा दी हैं। आपका जो औरंगी नाला है उसमें भी तकरीबन 95-96% काम हो गया है और 95 to 96% वहाँ से भी जो तजाद थे, जो इंक्रोचमेंट्स थी, वो भी सारी हटा दी हैं। तो बड़ी अच्छी पेस पे अच्छा काम चल रहा है और इस बार हमने बिफ़ोर टाइम सारी तैयारियां की हैं। वैसे भी हमारी कोशिश होती है कि हर चीज़ बिफ़ोर टाइम हो, पर पिछली बार की बारिशें देखने के बाद हमने ज़्यादा एहतियात किया है। तीसरा हमारा जो है नाला गुज्जर नाले का, जैसे मैं बताया, गुज्जर नाले और औरंगी का काम 90% है, पर जो तीसरा हमारा मेन बड़ा नाला है महमूदाबाद, उसमें 100% काम हो चुका है। अब कोई इंक्रोचमेंट किसी साइड पर नहीं है और इंशाल्लाह ताला किसी को हम यहाँ पर बैठने भी नहीं देंगे। ठीक है तैमूर साहब, लेकिन जिस तरह खुर्शीद साहब ने भी अभी हमें रिपोर्ट दिखाई कि कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ के मकीन अब भी कहते हैं कि बारिश के बाद जो पानी आया वो निकाला नहीं गया, पानी सूख गया लेकिन तबाही की दास्तानें छोड़ गया। तो क्या ऐसे इलाकों का विज़िट किया गया है या फिर बारिश का इंतज़ार हो रहा है कि बारिश होगी, पानी आएगा, फिर जाकर देखेंगे? बिल्कुल जी, ये हमारे SOPs होती हैं जो मुराद अली शाह साहब के कहने पर हमारे मिनिस्टर्स सारे हम लोग की ड्यूटीज़ लगी हुई होती हैं। और बल्कि हमारी भी नहीं है तो हम एक डिस्ट्रिक्ट सतह पर DCs की जिम्मेदारी होती हैं। जहाँ जहाँ पर भी कोई लो लाइंग एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें ख़दशा है कि पानी जमा हो जाएगा, वहाँ पर हमने इन एडवांस प्लान्स बना लिए होते हैं। वहाँ पर हॉस्पिटल्स को हमने अलर्ट पे रखा हुआ होता है। वहाँ पे सरकारी इमारतें जो रहने के लायक हैं उनको हम पहले से प्रिपेयर्ड करके रखते हैं ताकि अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात हो तो हम लोगों को सेफली वहाँ से एवैक्यूएट कर और सेफ़ मकामात तक पहुँचाएँ और उनके मेडिसिन का, खाने पीने, हर चीज़ का बंदोबस्त हम वहाँ पर पहले से रखते हैं। सर अब मुझे ये भी बताएं कि अस्करी और सिविल क़यादत ने मिलकर, ज़ाहिर हमने देखा कि काम किया, मीटिंग्स हुई, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान लेकर आए, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की अब कोई गूंज हमें दिखाई नहीं देती। तो क्या समझा जाए, काम हो गया या काम नहीं हो रहा? गूंज बिल्कुल आपने बजा फरमाया। ना तो गूंज वफाकी हुकूमत की तरफ से आएगी, ना ही उनका नाम सुना जाएगा, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने सिर्फ़ और सिर्फ झूठ बोला है, फ़रेब किया है, धोखा किया है। कराचीआइट्स की खसूसन पूरे सिंध समेत कराचीआइट्स की खसूसन आँखों में धूल जोड़ी है।
बार बार बातें की हैं, फंड्स देंगे, पैसे देंगे, बड़े बड़े अमाउंट्स डिस्क्लोज़ किए हैं, पर देने को 1 रुपया तैयार नहीं है। यहाँ तक कि पिछले साल जो हमारे फंड्स आने थे उसमें बड़े फ़ख्र से इमरान खान नियाज़ी ने अनाउंस किया कि 9.7 बिलियन रुपीज़ उसने रखे हैं। अच्छा। पर जब आप पेपर्स देखेंगे तो उसमें रिफ्लेक्शन आपके सामने आ जाएगी कि सिर्फ 50 करोड़ खर्च किए गए, 50 करोड़ दिए गए, यानी कि वो 5% भी नहीं है। तो हमने बहुत कर लिया, बहुत सुन लिया। हम इनकी झूठी आसरों उम्मीदों पर इंतज़ार करके अपनी आवाम की तबाह बर्बादी नहीं करेंगे। हम अपना काम कर रहे हैं, सिंध हुकूमत अपना काम इंशाअल्लाह ताला कर रही है और अच्छे तरीके से फिर भी करती रहेगी। ठीक, तालपुर साहब थैंक यू, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। कराची से मुतालिक तो आपने जान लिया नाजरीन कि क्या मसला था, कितना काम हुआ और कितना काम मज़ीद हो सकता था लेकिन हो नहीं रहा। और क्यों नहीं रहा, वही सिंध और वफाक की लड़ाई। लेकिन लाहौर लेकर चलते हैं। यहाँ पर मुतादिद बरसाती नालों की सफाई का काम तो जारी है, लेकिन अब भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ अमला नहीं पहुँचा, वासा का अमला नहीं पहुँचा। लोग ये कहते हैं कि बर वक्त सफाई अगर ना हुई तो ये गफलत नुकसान का बायस बन सकती है। अनस जफर की रिपोर्ट देखिए। शहर के 30 बरसाती नाले जिनकी बर वक्त सफाई है जरूरी, वासा के अहलकार मशीनरी की मदद से काम में मुतहरिक हैं। कई नालों से कूड़ा करकट निकाला जा रहा है। हुकाम का कहना है कि ये ऑपरेशन बरसात से पहले ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये सितंबर तक जो है वो जारी रहेगी। हर जो बड़ी बारिश होती है उसके बाद भी ये सफाई हम करते हैं। शहर के बाज़ नाले ऐसे भी हैं जो कचरे से भरे हुए हैं और वहाँ कोई काम नहीं हुआ। बारिश आती है, ये पानी बाहर आ जाता है तो हमें बड़ी परेशानी होती है। और ये दरख्वास्त है कि इसको यहाँ तो साफ़ करवाया जाए, तो यहाँ इसको प्लीज़ आपकी मेहरबानी बंद करवाया जाए। हुकाम का कहना है कि सफाई का काम मरलावार होगा। जहाँ सफाई का काम शुरू नहीं हुआ वहाँ के इलाका मकीन परेशान है कि इन नालों का पानी उनके घरों या दुकानों में ना आ जाए। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ अंस जफर, समा, लाहौर। भूख लग रही है, हो सकता है आपको, हो सकता है मुझे, दिल कर रहा हो पिज़्ज़ा खाने का, तो फिर सोचते हैं अच्छा कहाँ से ऑर्डर करें, जाकर खाएं या कहीं से जाकर लेकर आएं। ये तो बात हो गई भूख के और पिज़्ज़े की, लेकिन पिज़्ज़े का कारोबार करने के लिए जब हम सेटअप्स की बात करते हैं माइंड में ख्याल आता है बड़ा सेटअप चाहिए होगा, बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन आज नया दिन के स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है इजलाल ने, जो कि मोटरसाइकिल पर पिज़्ज़ा दे रहे हैं। पिज़्ज़ा बेचने के लिए दिलचस्प टेक्निक इन्होंने लगाई है कि मोटरसाइकिल को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया पिज़्ज़ा शॉप में। तो ये अब कैसे मुमकिन हुआ, इस पर बात करेंगे। इजलाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने शो पे वेलकम किया। क्या बात है इजलाल, एक वीडियो हिट हो गई। मुझे बताएं कि ये आइडिया कैसे आया आपको कि मोटरसाइकिल को आपने कन्वर्ट कर देना है पिज़्ज़ा शॉप पे? एक्चुअली जब पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट वगैरह की बात करते हैं तो रेस्टोरेंट का सेटअप स्टार्ट करने के लिए 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए, बिल्कुल कम अज़ कम, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और कराची में जगहें बहुत महंगी है, रेंट बहुत ज़्यादा है। तो आइडिया ये था कि कोई ऐसा सेटअप लगाया जाए जो जिसमें जगह की कैद ना हो। ओके, ठीक है। और कहीं भी उसकी मूवेबिलिटी हो, रेंट ना देना हो जगह का, इस तरह का। और दूसरा ये कि इस तरह का पिज़्ज़ा बनाया जाए जो उस हर तबके को कवर कर ले, यानी वो तबका जो पिज़्ज़ा में 300 से पिज़्ज़ा स्टार्ट होता है स्मॉल, अच्छा, और मैक्सिमम जो है वो 1500 तक का भी पिज़्ज़ा मिलता है, 1200 का भी मिलता है। नहीं, वो तो नहीं। आपके पास कितने का है? 100 से स्टार्ट है हमारे पास। 100 रुपये का पिज़्ज़ा? जी जी, और सबसे बड़ा साइज एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा आपके पास कितने का? 300 पे। 300 रुपए का एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा जी, कैसे मुमकिन है जलाल? ये इसलिए मुमकिन है कि हमने जो ये आइडिया लगाया है जिसमें हमने बहुत सारी, यानी वो जो कॉस्ट आपने बचाई है ना, रेंट की बचाई है आपने और कॉस्ट बचाई है, लेकिन फिर भी जी 300-350 रुपये में एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा आपको मिल रहा है। ये बताएं मुझे, ज़रा इसमें चीज़ भी है, इसमें चिकन भी है, इसमें ऑलिव्स भी हैं, डिपेंडिंग ऑन द फ्लेवर। तो एक तो मुझे फ्लेवर्स बताएं पहले कौन कौन से? 4 फ्लेवर है। 4 फ्लेवर्स, हाँ। मलाई बोटी, फजीता, टिक्का, अफगानी बोटी। सुबह देसी फ्लेवर की बातें हो रही हैं, भूख लग गई है, अभी देसी फ्लेवर्स हैं। अच्छा, एग्जैक्टली किस स्पॉट पर खड़े होते हैं आप? ये है कोरंगी में ज़मान टाउन। अच्छा, ये 35A? ये 35A है, कोरंगी 4 से अंदर आते हैं, कल्लू चौक है, वहाँ से अंदर। जो भी आज वहाँ से गुजर रहा है भाई, वो जाए और पिज़्ज़ा खा कर आए, और आई एम श्योर बहुत से लोगों ने पहले ट्राई कर लिया होगा। तो अब मुझे बताएं कि पिछले चंद दिनों से समा पे रिपोर्ट आपकी ये हमने देखी है, तो कितना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है? अब हम क्या देख रहे हैं, आपके पास रश बहुत ज़्यादा हो गया है?
सबसे पहले मैं समा का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, इतनी अच्छी उन्होंने कवरेज दी है हमारे सेटअप को। एंड उसके बाद से शुएब भाई हुआ ये है कि इतना रश बढ़ा है कि परसों तो ऐसा हुआ है कि 8 बजे हमने सेटअप लगाया, 8:30 तक सारे पिज़्ज़ा बुक हो चुके थे। आधे घंटे में बुक हो गए। लो भाई, है कोई पिज़्ज़ा शॉप ऐसी जहाँ आधे घंटे में सारे ऑर्डर बुक हो जाए? और एक घंटा लोगों को वेट करना पड़ रहा है। अरे और कितनों को वापस जाना पड़ा। और डेली हम अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं ताकि सबको सर्व कर सके, लेकिन वो भी कम पड़ जा रहा है। ओके, ड्यू टू कोविड, ड्यू टू कंडीशंस आपने सोचा कि चलो यार ये एक नया आइडिया है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं ताकि आपकी क़ुव्वत ख़रीद, अपनी आमदनी में इजाफा, और इट्स यू नो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। एक्चुअली मैं इसको एज अ फैमिली इंटरप्राइज देखता हूँ। ओके, माफ़ कीजिएगा। नो प्रॉब्लम। क्योंकि इसमें सुबह से लेके शाम तक पूरा घर इन्वॉल्व होता है। अच्छा, पूरा घर, ठीक है। अम्मी, अब्बू, बहनें, भाभी, हर कोई इन्वॉल्व होता है। सारों को लगाया हुआ है, सारे लोग लगे हुए, और यही हमारी कामयाबी का राज है। उनकी दुआएं भी इसके साथ। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारा काम इतना लेबर इंटेंसिव नहीं रहा ना। घर की जो ख़वातीन है उनका जो कंट्रीब्यूशन है, इट मेक्स दिस पॉसिबल कि हम इस कॉस्ट पे जो है पिज़्ज़ा दे सकें। एक तो ये कि इस कॉस्ट पे, और दूसरा चूँकि घर वाले कर रहे हैं तो वो होम मेड, हाँ, एक हाइजीन का भी ख्याल रखते हैं, क्योंकि जिस बर्तन में हम अपना खाना बनाते हैं उसी बर्तन में हम ये पिज़्ज़ा भी बना रहे होते हैं। एक दिन में कितने पिज़्ज़ा बनाते हैं आप लोग? अभी मैक्सिमम कितने बनाए हैं? हम अभी तक मैक्सिमम जो गए हैं वो तकरीबन 150 तक भी गए। ओके, और 150 पिज़्ज़ा, और कितने घंटे आप और आपकी फैमिली दे रही है इस काम को? हर किसी ने अपने काम बांटे में, लेकिन ये शुरू तो सुबह से ही हो जाता है। यानी सुबह अपना काम कर करके डो बनाना, हाँ, और वो बाकी से मैरिनेट एंड एवरीथिंग। ओके, ठीक है, क्योंकि वो सुबह डो बनाना, फिर उसको रखना, बिल्कुल सही है। तो 24 घंटे का काम है जी ये। पूरी फैमिली को आपने लगाया हुआ है काम। अब मुझे ये बताएं कि अगर आप शेयर करना चाहें तो कोई, अगर आप अपने हवाले से भी बताएं, और अगर कोई ये सेटअप लगाना चाहे ऐसा फैमिली को इन्वॉल्व करके, तो ज़्यादा मैं ये तो नहीं कहूँगा कितने घंटे काम, वो तो पूरा दिन आपने काम करना है अपने अपने टाइम स्लॉट पे। कितना कमाया जा सकता है, कितना इसमें मार्जिन है? लेकिन अभी तो मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ शुएब भाई। ओके, 8 बजे से 12 बजे तक हम यहाँ पर होते हैं। ठीक है। तब भी हम जो है ऑन एवरेज 12,000 रुपये कमा लेते हैं इन 4 घंटों में। ओके जी, 12,000 अ डे, दैट टू इन 4 आवर्स। बिल्कुल, वेरी नाइस। तो ये बहुत अच्छा है हमारी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कि हमारी एक ऐसी हेल्दी इनकम हो जाती है कि हम थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। अब मुझे बताएं कि ये सोच रहे हैं कि अब ज़मान टाउन से किसी दिन किसी और जगह चले जाएं, किसी और लोकेशन पर भी चले जाएं, किसी दिन सी व्यू पे चले गए। हाँ, ये तो हमारी आज़ादी डेफिनेटली। अब ज़मान टाउन में कभी सी व्यू चले जाएंगे, कभी शारा फैसल में ऑफिस स्टाफ को, ऑफिस के लोगों को सर्व कर देंगे। और तो ये भी तो हो सकता है कि किसी के घर में हो पार्टी और वो कहे जी इजलाल हम चाह रहे हैं कि आज ना पार्टी में वो होता है लाइव बारबेक्यू, तो हम चाह रहे हैं लाइव पिज्ज़ा इधर ही, आप अपना बाइक लेके इधर आ जाए, तो ये भी मुमकिन है, कर पाएंगे? बिल्कुल, ये लोगों ने ऑफर किया है। अच्छा, काफ़ी लोगों ने ऑफर किया है कि यार हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी आ जाओ, वाह, पिज़्ज़ा लगा दो। तो इस पे वर्किंग हम कर रहे हैं कि ऐसा कोई इस तरह का इंतजाम हो जाए कि हमारी स्पीड इतनी तेज़ हो जाए कि पार्टीज़ को भी हम हैंडल कर सकें। अच्छा, तो ये भी आप सोच रहे हैं कि और लोगों को भी आप इनवाइट करें, क्योंकि फ़ाइन जी आप आएँ हमारे साथ, हम आपको बताते हैं कि आपने कैसे सेटअप लगाना है इस मिनिमम कॉस्ट में, कैसे अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना था, कि जिस तरह आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए स्टेप ले रहे हैं और लोग भी लें आपको देखते हुए। डेफिनेटली, ये जब से ये समय में कवरेज चली है उसके बाद बहुत लोगों की कॉल आई है मेरे पास, जो कह रहे हैं कि यार हम आपसे इन पर्सन मिलना चाहते हैं, ये काम जो है समझना चाहते हैं, ताकि वो भी जो है इस चीज़ को अपना सकें और आगे लेके जा सकें। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, कोई वहीं पर आ रहा है, ऑर्डर दे रहा है, वेट कर रहा है, खा रहा है, या कोई कॉल पे भी ऑर्डर दे सकता है? कॉल्स पे भी ऑर्डर आ रहे हैं आप। और अब तो ये हो रहा है कि एक दिन पहले ऑर्डर बुक करवा के जा रहे हैं लोग। नहीं, कॉल पे ऑर्डर करने के बाद जाके लेना वहीं से पड़ेगा? लेना वहीं से होता है, क्योंकि अभी हमारे पास रिसोर्सेज कम है, तो होम डिलीवरीज वगैरह नहीं कर पाते। इतना मुश्किल काम थोड़ी है, आप लिंक कर सकते हैं उस कंपनी के साथ जो कि डिलीवर करती है। एग्जैक्टली। तो ऐसा सोच रहे हैं? ऐसा सोच रहे हैं। अभी हमें 6 महीने हुए, तो 6 महीने में आगे चल कर क्या करेंगे? तो इंशाल्लाह आगे भी इन अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करेंगे, आगे भी अपॉर्चुनिटीज़ में काम करेंगे। बिल्कुल। आपका एक अपना आइडिया था या फैमिली का आइडिया था, किसका आइडिया था? इस पे मेरा ब्रेन है, मेरे जो बड़े भाई हैं उनका ही पुट अ लॉट ऑफ ब्रेन इन इट। ओके, बिल्कुल। और स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी कि हमने सोचा था यार चलो रोटियाँ बनाएंगे। अच्छा, गरम गरम रोटियाँ बनाएंगे, और आइडिया इवॉल्व होते रोटी जो है ना वो पॉलिश होते पिज़्ज़ा बन गया। फैमिली का तो बड़ा ज़्यादा रिस्पांस मैं क्या पूछूं, ज़्यादा फैमिली खुद इन्वॉल्व है, ख़ानदान का, जान पहचान, दोस्तों यारों का क्या रिस्पांस है? बहुत, हर कोई बहुत अप्रिशिएट करता है, और जो भी देख रहा है सुन रहा है तो उनके अंदर भी ये एक जज्बा आ रहा है कि वो भी कुछ
अपना ऐसा स्टार्टअप लें। ओके, ये तो नहीं हो रहा खाना लेकर हम पहुंच रहे आज इधर खाना खाने के लिए है? नहीं ऐसा नहीं हुआ। बड़े लकी हैं आप, वरना यहाँ बिजनेस हमने स्टार्ट किया उत्थे पूरा खानदान क्या दोस्त यार पहुंच के पार्टी आज इधर ही होगी। ठीक है जलाल, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप। बड़ा ज़बरदस्त जी आइडिया और एग्जीक्यूट किया और बहुत से लोग अब इनसे ये सीखना चाहते हैं। चलिए जी, वक्त हो गया ख़त्म, आपसे मुलाकात करेंगे मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बाहर जाएँ तो मास्क लगा कर जाएँ, और अगर आपकी वैक्सीनेशन अब तक नहीं हुई तो प्लीज़ गो टू एनी वैक्सीनेशन सेंटर नियर बाय एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। अल्लाह हाफिज़।